क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 का वन शॉट। इसके बाहर कोई भी गुंजाइश नहीं है किसी भी सवाल के आने की। यहाँ पर तीर चलाता हूं तो तीर हम कैसे चलाएंगे, ए का 1 के साथ, ए का 2 के साथ, ए का 3 के साथ। सर अगर कभी भी 2x पर सेम y की वैल्यू आती है तो हम इसको बोलेंगे भैया कि ये हमारा फंक्शन है। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में आप डिफरेंस समझ पा रहे हो। जो रेंज है ये हमेशा कोडोमेन का एक सबसेट होगा कि नहीं। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल बेटा आप सभी लोगों का। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं बच्चों, आज हम लोग करने वाले क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 का वन शॉट। पूरा का पूरा वन शॉट बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, बहुत मजेदार तरीके से करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं जितना मैं आपको करा के जाने वाला हूं एंड मोमेंट पे, बस आप इतना समझ लो बेटा, इसके बाहर कोई भी गुंजाइश नहीं है किसी भी सवाल के आने की। तो मैं यहां पर आपको एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू सब कुछ आपको कराने वाला हूं। तो ये पूरा फुल फैक्ट खजाना है, सारी चीजें अच्छी तरीके से सुन के जाना और प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ के जाना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 का। और चैप्टर नंबर 1 में कुछ एक बातें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार इसमें सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस है रिलेशन, टाइप ऑफ द रिलेशन, नंबर ऑफ द रिलेशन, ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें बेटा उसके बाद हम देखेंगे सर फंक्शन, रेंज और डोमेन ऑफ सम बेसिक फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन में 1 1 और ऑन टू फंक्शंस अपन लोग देखेंगे। साथ ही साथ बाइजेक्टिव फंक्शन हम देखेंगे, नंबर ऑफ 1 1 और ऑन टू फंक्शन हम देखेंगे। इसमें कई बार को ऑब्जेक्टिव सवालों में सवाल आ जाते हैं भैया। कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन पे कोई भी सवाल आपसे नहीं पूछा जाता बोर्ड के पेपर में, तो आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो एक बार को अपन इसका वेटेज देख लेते हैं। जो वेटेज आपके क्लास 12 में है, जनरली सीबीएसई बोर्ड में 4 नंबर और 4 से 5 नंबर का करीब वेटेज रहता है, 4 नंबर ऑन एन एवरेज। और इसमें आपको क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करना है, बस आपको एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज करने बेटा, इसके अलावा और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहली बात यह है कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस ये है कि हर चैप्टर की बेसिक्स है ये। इसका जो काम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल, इन सारे चैप्टर्स में लग रहा होता है। और इसका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है ये बहुत अच्छा है, यानी कि कम टाइम में आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का जो फ्लो रहने वाला है वो पूरा का पूरा फ्लो भैया हमारा ये रहने वाला है। सबसे पहले अपन देखेंगे रिलेशन और टाइप और नंबर ऑफ रिलेशन, फंक्शन और टाइप ऑफ फंक्शन, 1 1 और ऑन टू फंक्शन देखेंगे। और उसके बाद बेटा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बात समझ आ गई? तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सर कार्टेशियन प्रोडक्ट का। भैया कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग किससे कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली ये होता है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो अगर हमारे पास यहां पर ये एक सेट ए है, दिस वन इज द सेट बी, ठीक है, ये एक सेट ए है, दिस वन इज द बी। भैया सेट ए में कुछ एक एलिमेंट है, मान लो ए बी, और यहां पर एलिमेंट है सर 1 2 3। तो अगर मैं यहां पर तीर चलाता हूं तो तीर हम कैसे चलाएंगे, ए का 1 के साथ, ए का 2 के साथ, ए का 3 के साथ, ठीक है। सेम इसी तरीके से बी का किसके साथ, 1 के साथ, बी का 2 के साथ, बी का 3 के साथ। तो ए क्रॉस बी बेटा हम यहां पर किस तरीके से लिख रहे होते हैं, ए क्रॉस बी आप लोगों ने क्लास 11th में बचपन से पढ़ा होगा सर। ए का 1 के साथ, ए का 2 के साथ, ए का 3 के साथ, ऐसे लिखते हो। फिर उसके बाद यहां पर बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, बी का 3 के साथ, है ना। तो ये क्या है, इनको हम क्या कहते हैं सर, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ये सब कुछ क्या है सर, दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर, है ना। बस मैं आपको एक बार को रिकॉल करा रहा हूं सारी बातें। इन्हें हम क्या कहते हैं सर, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ठीक है। और ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी बेसिकली सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है, ठीक है ना। ए क्रॉस बी, ए और बी के बीच में जितने भी टोटल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं ये इनका कलेक्शन है। बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया। अब यहीं पर एक छोटी सी चीज और देख लो, जैसे यहां पर सेट ए में बेटा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर मैं तुमसे बोलूं तो तुम बोलोगे सर 2 एलिमेंट है। सेट बी में कितने एलिमेंट है बाबू, 3 एलिमेंट है। तो अगर मैं तुमसे यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में बोलूं तो क्या बोलोगे सर, यहां पर 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6 एलिमेंट है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई भी सेट ए है और एक सेट दूसरा हमारे पास बी है ना, जिसमें ए में बेटा अगर हमारे पास p नंबर ऑफ एलिमेंट है और b में हमारे पास q नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे सर, p × q एलिमेंट हो जाएंगे। यानी कि दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। बात समझ आ गई बाबू, हाँ या ना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सर रिलेशन की डेफिनेशन के। देखो अभी अभी जस्ट हमने देखा था कि आखिरकार a क्रॉस b क्या है, ए क्रॉस बी सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है। लेकिन यहां पर ए का रिलेशन 1 के साथ, ये क्या है, ए का रिलेशन है 1 के साथ। ये क्या है, ए का रिलेशन है सर 2 के साथ। दिस वन ए का रिलेशन 3 के साथ,
बी का रिलेशन 1 के साथ, बी का रिलेशन 2 के साथ। तो बेसिकली ये सारी चीजें क्या लिखी हुई है, सब कुछ रिलेशन लिखा हुआ है, यानी कि ए का 1 के साथ रिलेशन। तो अगर मैं तुमसे रिलेशन की डेफिनेशन बोलूं तो तुम क्या बोलोगे, तुम सिंपल सी भाषा में ये बोलोगे कि सर कोई भी रिलेशन ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। सबसेट मतलब कि उसका एक हिस्सा है। बात समझ आ गई? तो यानी कि सर अगर हमें रिलेशन की डेफिनेशन लिखनी हो तो पहली बात तो रिलेशन क्या है सर, रिलेशन जो है कनेक्शन है बिटवीन टू सेट्स का, दो सेट के बीच में जो कनेक्शन होता है उसी को अपन रिलेशन कह देते हैं। और अगर इसी को अपन मैथ्स की भाषा में बोले तो मैथ्स की भाषा में हम क्या बोलते हैं, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ किसका सर, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का। और इसी को मैथ्स की भाषा में हम इस तरीके से लिख देते हैं, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बात समझ आ गई पुत्र, हाँ या ना? जल्दी से एक बार मुझे बता दो फटाफट। आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एक बार को दोबारा अपन फिर से देख लेते हैं कि आखिरकार अभी तक हमने क्या क्या देखा है। देखो ए क्रॉस बी बेसिकली क्या है, ए क्रॉस बी अगर हमारे पास कोई भी रिलेशन हमेशा ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है, ठीक है। अगर ए हमारे पास ऐसा लिखा है, बी हमारे पास ऐसा लिखा है, तो सर आर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और रिलेशन क्या है सर, ए टू ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन सेट ए। जैसे अगर हमारे पास कोई भी एक सेट ए है, लेट्स से इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 है, तो अगर हम ए क्रॉस ए लिखेंगे तो कैसे नोट डाउन करेंगे बताना एक बार। ए 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, है ना, 1 1 1 2। सेम इसी तरीके से 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, है ना। तो दिस इज द ए क्रॉस ए। बात समझ आ गई भैया, हाँ या ना? तो ए क्रॉस ए अपन किसे बोलते हैं, ए क्रॉस ए बेसिकली ए और ए के बीच में हमारे पास टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं। तो दिस इज द मतलब ऑफ किसका, ए क्रॉस ए का। ठीक है बेटा, क्लियर बात समझ आ गई सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना? नेक्स्ट भैया डोमेन ऑफ द रिलेशन। देखो डोमेन हम किसे कहते हैं, जैसे मान लो अगर हमारे पास यहां पर एक रिलेशन है ए टू बी, ठीक है, जो ये सेट ए के एलिमेंट है इन्हें बेटा अपन डोमेन कहते हैं। जैसे ये 9 16 25 इन्हें अपन क्या बोलेंगे सर, डोमेन। और यहां पर जो सेट बी के सारे एलिमेंट है, जैसे 5 4 3 -3 -4 5 0, ये सारे के सारे क्या है सर, कोडोमेन है, ठीक है ना। कोडोमेन क्या है, सेट बी के सारे एलिमेंट को अपन कोडोमेन कहते हैं। और रेंज हम किसे कहते हैं, सेट बी के वे एलिमेंट जिनका प्री इमेज इधर मौजूद है। जैसे यहां पर देखो 5 का प्री इमेज यहां पर मौजूद है, 4 का प्री इमेज यहां पर मौजूद है, 3 का प्री इमेज यहां पर मौजूद है, -3 का मौजूद है, -4 का मौजूद है, -5 का मौजूद है। यानी कि सर रेंज हमारा क्या हो गया, 5 4 3 -3 -4 -5। बात समझ आ गई? क्या जीरो रेंज में होगा, जीरो रेंज में नहीं होगा, ध्यान रखना। रेंज हम सेट बी के वे एलिमेंट का सेट लेते हैं जिनका प्री इमेज ए में मौजूद होता है, ठीक है ना। तो दिस इज द डोमेन रेंज ऑफ द रिलेशन। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं कोडोमेन रेंज ऑफ द रिलेशन। अभी जस्ट अपन ने देख चुके कि जो सेट बी के एलिमेंट हैं इनको अपन कोडोमेन और इनको अपन रेंज। अब यहीं पर छोटी सी भाषा में अगर आप थोड़ी सी बात समझो कि जो रेंज है ये हमेशा कोडोमेन का एक सबसेट होगा कि नहीं, क्यों? क्योंकि सर ऑब्वियस सी बात है, रेंज जो है कोडोमेन के अंदर होगा, तो रेंज हमेशा कोडोमेन का क्या होगा, एक सबसेट होगा, ठीक है ना। तो इसको पॉइंट बना के लिख लेना कि सर रेंज हमेशा क्या होगा बाबू, कोडोमेन का एक सबसेट होगा। बात समझ आ गई सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना? जल्दी से एक बार देख लो फटाफट। चलिए बहुत सुंदर, ग्रेट। अब जो हमें पढ़ना है, दिस वाज द कंप्लीट बेसिक। जो मेन गेम है वो बेसिकली आपका टाइप ऑफ रिलेशन से सवाल आने वाला आपके पेपर में। तो मेनली जो है, मेनली 4 टाइप के रिलेशन से क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, ठीक है ना, जिन्हें हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। और अगर कोई भी रिलेशन तीनों रिलेशन को होल्ड करता है तो सर ऐसे रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। लेकिन कुछ एक बेसिक रिलेशन और अपने को जानते रहना चाहिए। यहां पर एक छोटी सी बात हमेशा ध्यान में रखना कि जो भी रिलेशन अपन पढ़ेंगे वो सारे रिलेशन बेटा हम ए क्रॉस ए में कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब जो भी रिलेशन अपन पढ़ेंगे सब कुछ अपन ए क्रॉस ए में ही हम देखने वाले हैं। तो भैया सबसे पहला काम एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन अपन किसे कहते हैं, फाई को अपन एम्प्टी रिलेशन कहते हैं, ठीक है ना। फाई को हम क्या बोलेंगे सर, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। सेम इसी तरीके से यूनिवर्सल रिलेशन किसे बोलेंगे, ए क्रॉस ए को ही हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। जैसे मान लो अगर हमारे पास यहां पर एक सेट ए है, फॉर एग्जांपल 1 2, तो ए क्रॉस ए क्या होगा, 1 1 1 2, है ना, ये ऐसे लिखोगे आप 2 1 2 2। तो ये सारे एलिमेंट का जो सेट है, दिस इज द ए क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए को ही हम क्या बोलते हैं सर, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। बात समझ आ गई। नेक्स्ट है सर आइडेंटिटी रिलेशन।
आइडेंटिटी रिलेशन अपन किसे बोलेंगे, जैसे मान लो हमारे पास यहां पर एक सेट है O1 2 और एक रिलेशन बेटा कुछ इस तरीके से है कि 1 1 2 2, इसके अलावा इसमें कोई तीसरा ऑर्डर्ड पेयर नहीं मौजूद है, तो ऐसे केसेस में ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, ऐसे केसेस में ऐसे रिलेशन को अपन आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। ठीक है ना, मतलब कि जो भी सेट ए में एलिमेंट है सिर्फ और सिर्फ इनका खुद के साथ में रिलेशन यहां पर मौजूद होना चाहिए, तो दिस इज द आइडेंटिटी रिलेशन। तो बाय द वे मैं आपको बताऊं, ये आइडेंटिटी रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ये कभी पूछे नहीं जाते। मेनली जो पूछे जाते हैं बेटा दैट इज द रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। भैया रिफ्लेक्सिव रिलेशन अपन किसे कहते हैं, कोई भी रिलेशन सेट ए अगर हमारे पास दिया गया है तो यहां पर सर ए का रिलेशन ए के साथ में मौजूद होना जरूरी है, यानी कि ए बिलोंग्स टू आर होना जरूरी है। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो हमारे पास यहां पर एक सेट ए दिया गया है 1 2 3 और भैया रिलेशन एक हम यहां पर लिख देते हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? आप बोलोगे सर बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रीजन बहुत ही सिंपल है, क्यों? क्योंकि जितने भी एलिमेंट यहां पर मौजूद हैं इन सब का देखो खुद के साथ में रिलेशन यहां पर लिखा गया है कि नहीं, बिल्कुल लिखा गया, यानी कि सर दिस इज द हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात समझ आ गई? अच्छा, आइडेंटिटी रिलेशन किसे हम बोलते हैं? जैसे मान लो अगर हमें आइडेंटिटी रिलेशन लिखना होता तो क्या क्या लिखा होता, फिर सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा होता 1 1 2 2 3 3। ठीक है ना, तो अपन इसी चीज को अपन आइडेंटिटी रिलेशन भी बोल रहे होते हैं। तो दिस इज द आइडेंटिटी रिलेशन, और इसे बेटा अपन रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हम बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है ना, लेकिन दिस वन इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ रहा है कि आखिरकार दोनों में रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत माइन्यूट सा है। डिफरेंस सिंपली ये है कि आइडेंटिटी में जो भी एलिमेंट हमारे पास सेट ए में लिखे गए हैं इनका खुद के साथ में इमेज यहां पर मौजूद होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वही पेयर होने चाहिए। जैसे 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 ही होना चाहिए, इसके अलावा चौथा कोई पेयर नहीं मौजूद होना चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये तो मौजूद होना ही होना चाहिए, साथ में अगर कुछ और भी है तो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकता है। बात समझ आई? तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर अब तो ये ना कंफ्यूजन वाली बात हो गई, तो क्या इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जरूर होगा? तो ये सही आप सोच रहे हो कि अगर कोई भी रिलेशन हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है तो आइडेंटिटी रिलेशन बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन जरूर होगा। ठीक है, क्या सारे के सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होंगे? नहीं। तुम्हारी आंखों के आगे देखो लिख रखा है ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, बट दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। तो गेम समझ आ गया सभी मेरे बच्चों को? हाँ या ना? आई होप सभी को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। नेक्स्ट आते हैं बेटा सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन हम किसे कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन यानी कि अगर हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है, सेट ए में कोई भी एलिमेंट लिखे गए हैं, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो सर बी ए बिलोंग्स टू आर होना जरूरी है। ठीक है ना, जैसे यहां पर मान लो हमारे पास ये एक सेट ए है, ए क्रॉस ए, दिस वन इज 1 2 और यहां पर 1 2, तो अगर 1 का रिलेशन 1 के साथ है तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ होना जरूरी है। ठीक है ना, तो अगर मैं यहां पर एक रिलेशन लिखता हूं 1 1 2 2 1 2 2 1, तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? बताओ। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ये सिमेट्रिक रिलेशन है। कैसे? क्योंकि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, जितने भी पेयर यहां पर लिखे गए बेटा सबका उल्टा इसमें लिखा होना जरूरी है। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में आप डिफरेंस समझ पा रहे हो? डिफरेंस सिंपल सा ये है कि रिफ्लेक्सिव में जो भी एलिमेंट यहां पर लिखे गए हैं उनका खुद के साथ में इमेज होना जरूरी है, यानी कि 1 1 2 2 3 3 जो भी एलिमेंट होगा उसको अपन लिखेंगे। लेकिन सिमेट्रिक में हम अगर 1 1 ले रहे तो 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 है तो 2 2 का उल्टा 2 2, 1 2 है तो 1 2 का उल्टा 2 1, इस तरीके से अपन लिख रहे होंगे। बात समझ आ रही है बेटा? हाँ या ना? जल्दी से एक बार मुझे बता दो फटाफट। तो आई होप सभी मेरे बच्चों को सिमेट्रिक रिलेशन का गेम बेटा समझ आ गया होगा कि सिमेट्रिक रिलेशन में बेसिकली हम करते क्या है कि जो भी पेयर्स यहां पर लिखे हैं आप बस सिंपली इनका उल्टा देख लो। जैसे 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 1 2 का उल्टा 2 1, 2 1 का उल्टा 1 2। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप देख लेते हो। तो दिस इज द हमारा सिमेट्रिक रिलेशन।
नेक्स्ट आते हैं बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन पे। ट्रांजिटिव रिलेशन हम किसे कहते हैं? कोई भी एक ऐसा रिलेशन जिसमें अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो सर और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ऐसे केसेस में बेटा ए सी बिलोंग्स टू आर हम बोलते हैं। यानी कि जैसे मान लो ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ में है, तो ऐसे केसेस में भैया ए का रिलेशन हम सी के साथ में चेक करेंगे। लेकिन अगर कहीं पर इस तरीके का कोई पेयर है कि ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ में है ही नहीं, मतलब इसके आगे कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ऐसे केसेस में क्या ए का सी के साथ देखना बनता है? ऑब्वियस सी बात है कि सर नहीं बनता, ठीक है ना। तो यानी कि दिस इज ऑल्सो अ ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन बेसिकली क्या है कि रिलेशन का ट्रांजिशन, यानी कि ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो ऐसे केसेस में ए का रिलेशन हम सी के साथ में देखेंगे, अदरवाइज हम ए का रिलेशन सी के साथ में नहीं देखेंगे, ठीक है बेटा। डन है सभी मेरे बच्चों को? हाँ यार। नेक्स्ट आ जाओ इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन हम किसे बोलते हैं? अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे भैया? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। डन है। तो चलिए अब इस पर बेस्ड बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसमें देखो मेनली ना 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, जिसे मैं सबसे पहला बच्चा टाइप ऑफ क्वेश्चन कहता हूं, जो एकदम ही मतलब बेसिक लेवल है, लेकिन यहां से भी क्वेश्चंस कई बार को आ जाता है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 4 है, ये कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। ये हमारे पास एक सेट है 1 2 3 और रिलेशन बेटा हमारे को यहां पर ये दिया गया है, और हमें ये कह रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है बट ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है ना। तो आ जाओ अब इसे प्रूफ करते हैं एक बार को कि अपन कैसे शो करेंगे। तो भैया यहां पर हमारे पास सेट ए क्या दिया गया है बेटा? सेट ए दिया गया सर 1 2 3, ठीक है। और रिलेशन हमारे पास क्या दिया गया? रिलेशन है बाबू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, ठीक है ना। ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या चेक करेंगे? सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए अपन कैसे चेक करेंगे? ए बिलोंग्स टू आर है ना, सिंस ए बिलोंग्स टू आर, तो यहां पर देखो 1 1 2 2 3 3 रहना चाहिए, है ना। इस वजह से 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, देखो है क्या? 3 3 बिलोंग्स टू आर, ये है क्या? तो आप बोलोगे सर ये देखो ये बिल्कुल है, तो यानी कि हम यहां से क्या बोल देंगे? सर आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है ना। आर कैसा रिलेशन हो गया बाबू? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, ठीक है। बात समझ आ गई। नेक्स्ट आ जाओ जरा सिमेट्रिक रिलेशन पे। सिमेट्रिक रिलेशन हम किसे कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन यहां से सर हमारा बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है ना। तो यार अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हम देखते हैं, तो यहां पर देखो 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो 1 2 का उल्टा 2 1 है क्या? ऑब्वियस सी बात नहीं है। तो सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट ये देखो 2 1 इसमें है, ये नहीं है, इस वजह से आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। आर हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ ट्रांजिटिव रिलेशन पे। ट्रांजिटिविटी एक बार को अच्छे से ढंग से समझना, ठीक है ना। ट्रांजिटिव रिलेशन, अब सर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम क्या करते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो हम ए सी चेक करते हैं, ठीक है ना। यानी कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ऐसे केसेस में ए सी बिलोंग्स टू आर बेटा हमारा होना चाहिए, और ये सारे पेयर के लिए होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम यहां से ये वाला पेयर उठाते हैं, लेट से 1 1, तो अगला पेयर 1 2 से चालू होने वाला लेंगे, तो 1 1 1 2, तो 1 2 है क्या? बिल्कुल है। 1 1 आगे कोई 1 से चालू होने वाला नहीं है, तो यानी कि ये वाला पेयर अपने को ट्रांजिटिव दे रहा है। सेम ऐसे ही सारे पेयर से आप चेक करोगे, 2 का रिलेशन 2 के साथ, अगला 2 3 होना चाहिए, 2 3 है, बिल्कुल है सर। 3 3, अब आगे 3 का है ही नहीं, तो यानी कि हम इसका चेक नहीं करेंगे, हम बोलेंगे ट्रांजिटिव है। जैसे ये देखो 1 2 2 2 हो गया सर, 1 2 है, 1 2 2 3 हो गया, 1 3 1 3 देखो यहां पर नहीं है। तो जो पेयर यहां पर ट्रांजिटिव नहीं है उसको आप यहां पर लिखोगे। तो सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट यहां पर भैया देखो 1 3 जो है ये आर में नहीं लिखा गया, ये आर में नहीं है, इस वजह से बेटा हम क्या बोलेंगे? इस वजह से हम बोलेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज नॉट ट्रांजिटिव
रिलेशन। बात समझ आ गई? तो ये आप देख सकते हो कि आर हमारा रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, तो इस वजह से हम यहां से क्या बोलेंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव ओनली। ठीक है ना, तो आर हमारा कैसा रिलेशन हो गया, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छे से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है एक सेट हमारे पास ये दिया गया है, हमें ये बताना है कि आखिरकार रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या होगा। तो चलो जल्दी से फटाफट मुझे बताओ, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें रिफ्लेक्सिविटी आप बताओ। रिफ्लेक्सिविटी के लिए 1 2 3 4 है, तो 1 1 2 2 3 3 3 3 है कहीं पे, तो ये आप देख सकते हो कि यहां पर 3 3 बेटा नहीं मौजूद है, तो यानी कि हम क्या लिखेंगे सर, 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इस वजह से रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, सिमेट्री जरा एक बार मुझे बताओ, सिमेट्रिक रिलेशन है क्या ये? तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आप क्या बोलोगे, जितने भी पेयर यहां पर आर में मौजूद हैं सबका उल्टा आप चेक करो। 1 1 2 2 1 2 का उल्टा 2 1 2 1 है कहीं पे, 2 1 नहीं है, तो बस यहीं पर एक ही पेयर अगर नहीं है तो आप बोल दोगे सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि सर 2 1 आर में नहीं है, इस वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, इस वजह से आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। आर हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, बिल्कुल भी नहीं है सर। अब जरा इसका ट्रांजिटिविटी आप देखो, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या करेंगे, सारे पेयर का बेटा अपन ट्रांजिशन चेक करेंगे। तो 1 1, अब अगला 1 से चालू होने वाला 1 2 तो बन गया सर 1 2, ठीक है। 1 1 अगला 1 से चालू होने वाला 1 3 तो बन गया 1 3 है। 1 1 1 4 अगला 1 से चालू होने वाला तो 1 4 है, तो यानी कि ये वाला पेयर अपने को ट्रांजिटिव रिलेशन दे रहा है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हमें सारे पेयर के साथ में देखना पड़ेगा। जैसे 2 का रिलेशन 2 के साथ, अब अगला 2 से चालू होने वाला 2 2 2 3 हो गया सर 2 3 है। 2 2 अब अगला 2 4, तो यानी कि हो जाना चाहिए सर 2 4, बिल्कुल है सर, तो यानी कि ये वाला पेयर भी अपने को ट्रांजिटिव दे रहा है। सेम ऐसे ही सारे पेयर का अपने को चेक करना है। जैसे ये 1 2, अब अगला 2 2 हो जाएगा सर 1 2 1 2 2 3 होना चाहिए 1 3 1 3 है क्या, बिल्कुल है सर। 1 2 2 4 हो गया सर 1 4 1 4 है क्या, बिल्कुल है। नेक्स्ट आ जाओ 2 3 पे, अब अगला पेयर 3 से चालू होने वाला चाहिए, 2 3 3 4 हो गया सर 2 4 2 4 है, बिल्कुल है। 2 3 और कोई 3 से चालू होने वाला है क्या, और कोई नहीं है। ठीक है, सेम ऐसे 3 4, अब अगला 4 से चालू होने वाला 3 4 4 4 हो गया 3 4 है, देखो 3 4 आगे 4 से चालू होने वाला कोई भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ 4 4, आगे 4 से चालू होने वाला कोई भी नहीं है। उसके बाद 1 3, नेक्स्ट पेयर 3 से चालू होने वाला चाहिए, तो 1 3 3 4 तो हो गया सर 1 4 1 4 है। ठीक है ना, सेम ऐसे ही सबका चेक करो। उसके बाद देखो 2 4, अब अगला 4 से चालू होने वाला चाहिए, 2 4 4 4 हो गया सर 2 4 है, देखो 1 4, अब अगला 4 से चालू होने वाला 1 4 4 4 हो गया 1 4, यानी कि ये बेटा हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये कैसा रिलेशन हो गया, वो ट्रांजिटिव रिलेशन ओनली शुड बी द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गई सभी मेरे बच्चों को? हाँ या ना, जल्दी से एक बार देख लो। बहुत सुंदर, ग्रेट। तो आई होप यार सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास सेट ए दिया गया है बेटा, और रिलेशन हमारे को इस तरीके से दिया गया है। अगर तुम्हारे को याद आ रहा हो तो ये जो रिलेशन है बाबू, दिस रिलेशन इज द आइडेंटिटी रिलेशन। याद आ रहा कुछ? बिल्कुल याद आ रहा होगा। तो दिस इज द आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी रिफ्लेक्सिविटी आप मुझे सोच के बताओ, रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव के लिए ए बी सी लिखा है, तो ए बी बी सी सी है। सिमेट्रिक मुझे बताओ, सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे सर, ए का उल्टा ए बी बी सी सी है। ट्रांजिटिव बताओ, ट्रांजिटिव के लिए ए का रिलेशन ए के साथ में है, अब आगे ए का कहीं है ही नहीं, यानी ये पेयर हमें ट्रांजिटिव दे रहा है। सेम ऐसे बी का रिलेशन बी के साथ, आगे कहीं है ही नहीं, यानी कि ये पेयर ट्रांजिटिव दे रहा है। सी का रिलेशन सी के साथ, आगे कहीं है ही नहीं, यानी कि ये पेयर अपने को ट्रांजिटिव दे रहा है। यानी दिस रिलेशन इज द हमारा कैसा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो गया। यानी कि ये रिलेशन हमारा कैसा हो गया सर, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है पुत्र? हाँ या ना, जल्दी से एक बार देख लो फटाफट। आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। यहां पर कह रहा है बेटा सेट ए अपने पास ये दिया गया है, गिवन आर इज इक्वल टू दिस वन। हमें बताना है कि सर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या होगा। अब रिफ्लेक्सिविटी के लिए आप क्या करोगे, जो भी एलिमेंट यहां पर लिखे गए हैं सबका खुद के साथ में इमेज अपने को देखना है। तो इनमें आप देख सकते हो कि 1 1 ही नहीं है। ठीक है ना, जो पेयर नहीं है बस उसी को आपको लिखना है, और कोई एक पेयर ये लिख के दिखा दो कि भैया ये नहीं है, इस वजह से हम करें कि नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना, तो ये रिफ्लेक्सिविटी नहीं है। सिमेट्रिक मुझे सोच के बताओ, सिमेट्रिक है क्या ये? तो यहां से क्या बोलोगे सिमेट्रिक के लिए? सिमेट्रिक के लिए बोलोगे कि सर 1 2 का उल्टा 2 1 2 1 का उल्टा 1 2, यानी कि है। ट्रांजिटिविटी बताओ, ट्रांजिटिविटी देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर,
एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर। तो भैया ऐसी जगह पर हमारा क्या होना चाहिए था सर, 1 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था, जो कि नहीं है। यानी कि ट्रांजिटिव हुआ क्या, नहीं हुआ। यानी कि कैसा रिलेशन हो गया सर, दिस रिलेशन इज द सिमेट्रिक ओनली शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, डन है। चलिए बहुत सुंदर, ग्रेट यार। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पर आता है ना, जो सेंटेंस बेस्ड सवाल इस तरीके से हमारे पास लिखे होते हैं। मतलब जहां पर कुछ एक वर्ड प्रॉब्लम, जहां पर कुछ एक वर्ड में हमारा सेट दिया रहता है, ठीक है ना। यहां पर जो सेट ए दिया रहेगा ये भी वर्ड प्रॉब्लम में दिया रहेगा, और रिलेशन जो है बेटा ये भी हमारा वर्ड्स में दिया रहेगा, कुल मिलाकर अंग्रेजी लिखी रहेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को अपन किस तरीके से टैकल करते हैं, पहले एक बार को अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जब भी अपने को रिफ्लेक्सिव लेना है तो हमेशा लिखो लेट ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और जब भी बेटा अपने को सिमेट्रिक लेना है तो सिमेट्री में अपने को यही लिखना है लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। देन यहां से सर बी ए बिलोंग्स टू आर हमारा होना जरूरी है, ठीक है ना। और ए बी बिलोंग्स टू आर में यहां पर आप यूज डेफिनेशन, जो भी क्वेश्चन में अपने डेफिनेशन लिखा है उसे यूज करो, और यहां पर भी यूज डेफिनेशन, मतलब कि हर लाइन में आपको डेफिनेशन लगाना है, लेकिन जो आपको कंसेप्ट यूज करना है वो यही हमारा बेसिक कंसेप्ट ही यूज करना है। और उसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन में अपने को क्या लगाना है, ट्रांजिटिव रिलेशन में भी वही कि सर लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो भैया यहां से हमारे पास क्या होना चाहिए सर, ए सी बिलोंग्स टू आर हमारा होना जरूरी है, ठीक है ना। और इसमें भी अगेन हर एक लाइन में आपको क्या करना है सर, यूज डेफिनेशन, हर एक लाइन में आपको डेफिनेशन का यूज करना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी के सवालों से। तो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, कह रहे टी इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन विद द रिलेशन इन टी इज गिवन बाय। यहां पर बेटा हमारे को रिलेशन दिया गया आर इज इक्वल टू T1 T2, और इसका मतलब यह है कि सर T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू द T2, ठीक है, कि यानी कि T1 जो ट्रायंगल है वो T2 के कॉन्ग्रुएंट है। तो सर हमें यह शो करना है कि R जो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहला रिफ्लेक्सिविटी अपन देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे बाबू, लेट ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, हमेशा यही डेफिनेशन यूज करना है। तो अगर ये T1 T2 है तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, तो अगर ए है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे कि सर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए। तो भैया अगर हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो कोई भी ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होता ही होता है, यानी कि दिस इज ऑलवेज ट्रू, तो ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ सिमेट्रिक रिलेशन। अब यार सिमेट्रिक रिलेशन में अपन क्या बोलेंगे, अगेन वही डेफिनेशन का यूज करेंगे, है ना, कि सर लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, देन सर यहां से हमारे पास बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब भैया अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो यहां पर आप डेफिनेशन का यूज करो, यानी कि सर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, है ना। तो क्या बी हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा कॉन्ग्रुएंट टू ए, क्या ये सही बात है। तो आप ट्रायंगल के रूल से जानते हो कि अगर दो ट्रायंगल बेटा आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना, तो अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है तो बी ए के कॉन्ग्रुएंट होता ही होता है ना। तो यानी कि दिस इज ऑल्सो ऑलवेज ट्रू, यानी कि सर ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। नेक्स्ट आ जाओ जरा ट्रांजिटिव रिलेशन पे एक बार। सर ट्रांजिटिविटी के लिए अपन क्या करते हैं, तीन एलिमेंट बेटा यहां पर लेते हैं, कौन कौन, ए बी सी। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो सर ऐसे केसेस में ये हमारा ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो भैया बस अब आप यहां पर डेफिनेशन का यूज करो। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो यानी कि हम क्या बोलेंगे, सर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, और अगर बी सी बिलोंग्स टू आर है तो सर बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी। तो क्या यहां से ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी होगा। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है ना, ये भैया ये दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है ए बी सी, ठीक है ना, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे। अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये पक्की बात है कि सर ए हमारा सी का कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। यानी कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सब कुछ, यानी कि दिस रिलेशन इज व्हाट, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, सिंस R is reflexive symmetric
एंड ट्रांजिटिव। इस वजह से R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। R हमारा कैसा रिलेशन हो गया सर? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एक बार ध्यान से देख लो। ठीक है बाबू, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही फेमस सवाल है, मोस्टली हर साल एक बार पूछ लिया जाता है। एग्जांपल नंबर 3 कह रहा है कि सर यहां पर हमारे पास L जो है सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन है। ध्यान रखना ये प्लेन है, कई सारे बच्चे यही प्लेन में ही अकल ज्यादा लगाने लग जाता है। R इज द रिलेशन, L इज द डिफाइंड बाई दिस वन। R बेटा हमारे पास क्या दिया गया कि सर L1 इज परपेंडिकुलर टू द L2, ये इसका मतलब है, ठीक है, रिलेशन का। तो हमें ये शो करना है बाबू कि R जो है सिमेट्रिक है बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये ट्रांजिटिव है, ठीक है ना। तो आ जाओ इसे फटाफट अपन देखते हैं कि आखिरकार किस तरीके से हम क्या करेंगे। तो यहां पर L क्या है बाबू? L है सर सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन, है ना। ये क्या है सर? सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन। मैं तुम्हारे को आंसर राइटिंग के हिसाब से भी बता रहा हूं कि किस तरीके से सवालों को करेंगे, ठीक है ना। और यहां पर R क्या है? R है सर L1 L2, और इसका मतलब ये है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये हमें दिया गया। तो भैया सबसे पहला काम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बेटा अपन किससे बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए लेट, है ना, यहां पर ले लेते हैं सर A बिलोंग्स टू R, है ना। तो A बिलोंग्स टू R कहने का मतलब क्या हो गया कि A कोई लाइन है, A इज परपेंडिकुलर टू A। ए हमारा क्या है सर? परपेंडिकुलर है ए की। अब आप खुद ही सोचो कि हमारे पास ये एक लाइन है जिसका नाम है ए, क्या कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं हो सकती है ना। दिस इज नॉट ट्रू। हम क्या लिखेंगे सर? ये हमारी बात सत्य नहीं है, इस वजह से R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सर R हमारा कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है पुत्र, क्लियर है? चलिए बहुत सुंदर। नेक्स्ट आ जाओ जरा सिमेट्रिक रिलेशन पे एक बार। सिमेट्रिक रिलेशन, अब यार सिमेट्रिक रिलेशन में अपन कैसे बोलेंगे? ऑब्वियस ही बात है, सिमेट्रिक रिलेशन में अपन दो एलिमेंट बेटा यहां पर ले रहे होंगे। तो यहां से हम लिखेंगे सर लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। तो भैया यहां से हमारे पास बी ए बिलोंग्स टू आर हमारा होना जरूरी है। और अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, और बी ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि B इज परपेंडिकुलर टू A। क्या ये सही बात है? एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे मान लो एक लाइन है हमारे पास A, दूसरी लाइन है सर B, ठीक है ना। भैया A हमारा अगर B के परपेंडिकुलर है तो क्या सर B हमारा A के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल करेक्ट बात है ये, यानी कि सर दिस इज एकदम सही बात है ना, दिस इज सत्य बात। और अगर ये भैया सत्य बात है तो यानी कि हम क्या बोलेंगे? R इज सिमेट्रिक रिलेशन। R कैसा रिलेशन हो गया बाबू? सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ठीक है, बात समझ आ गई सभी मेरे बच्चों को? हाँ या ना? जल्दी से एक बार देख लो। नेक्स्ट आ जाओ जरा ट्रांजिटिव रिलेशन, सबसे लास्ट में, ठीक है ना। ट्रांजिटिव रिलेशन, अब यार ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा सर? तीन लाइनें उठानी पड़ेगी, यानी कि तीन एलिमेंट बेटा अपने को लेना पड़ेगा। कैसे? देखो कैसे। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो सर ऐसे केसेस में ए सी बिलोंग्स टू आर हमारा होना चाहिए। तो भैया अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या अपन बोलेंगे? इसका मतलब बोलेंगे ए इज परपेंडिकुलर टू बी, और बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब कि सर बी इज परपेंडिकुलर टू सी। तो क्या ए सी बिलोंग्स टू आर होगा? क्या ए इज परपेंडिकुलर टू सी होगा? पूछता है भारत, जल्दी बताओ। तो यहां पर एक लाइन है सर ए, दिस लाइन इज द बी, है ना, और ये एक लाइन है भैया जिसका नाम है सर सी। ये हो गया ए बी सी। तो अगर ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है, तो क्या ए सी के परपेंडिकुलर होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये बात गलत है ना। तो दिस इज नॉट ट्रू। तो हम यहां से क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट ट्रू, है ना। ये क्यों ट्रू नहीं है? ये इस वजह से ट्रू नहीं है क्योंकि ए अगर बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के है, तो बेटा ए और सी पैरेलल होंगी, परपेंडिकुलर नहीं होंगी, ठीक है ना। तो यहां से आप कंक्लूड क्या करोगे? कंक्लूड ये करोगे सिंस आर इज
सिमेट्रिक ओनली, ठीक है ना। तो सिंस R इज सिमेट्रिक ओनली, बात समझ आ गई बाबू, हाँ या ना, R इज सिमेट्रिक ओनली, यही अपने को प्रूव भी करना था। आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है बाबू, डन है। चलिए बहुत सुंदर, ग्रेट यार। नेक्स्ट अब आ जाते हैं कुछ एक सवालों पे, है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सवाल बनाते चलना यार। कह रहा है सर चेक वेदर द रिलेशन R इज इक्वल टू दिस वन। ये बेटा हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है इन द सेट ऑफ रियल नंबर, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, और साथ ही साथ हमें कुछ एक एग्जांपल्स भी इसके देने हैं, ठीक है ना, साथ ही साथ हमें कुछ इसके एग्जांपल्स भी देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करिए जरा एक बार फटाफट। तो यहां पर बेटा रिलेशन हमारे पास क्या दिया गया, रिलेशन दिया गया सर ए बी, ए अगर हमारा बी स्क्वायर से छोटा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अपन देखेंगे सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो भैया रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए अपन क्या करेंगे बेटा, एक एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ रिलेशन लेंगे, यानी ए बिलोंग्स टू आर। तो अगर ए बिलोंग्स टू आर है तो इस डेफिनेशन के हिसाब से ए शुड बी लेस और इक्वल टू ए स्क्वायर अपन लिख देंगे। क्या ये सही बात है हमेशा ए हमारा ए स्क्वायर से छोटा होगा? तो एक बार को देख लेते हैं। तो जैसे अगर हम ए की वैल्यू को 1/2 ले लेते हैं तो बेटा आप ये देख सकते हो कि सर 1/2 स्क्वायर से छोटा होगा क्या? बिल्कुल गलत बात है, यानी कि दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है ना। तो सर ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, यानी कि हम यहां से क्या बोलेंगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर हमारा कैसा रिलेशन हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। बात समझ आ गई बेटा, हाँ या ना? बहुत सुंदर, ग्रेट। अब नेक्स्ट आ जाओ जरा सिमेट्रिक रिलेशन। इसका सिमेट्रिक रिलेशन, भैया इसकी सिमेट्री अपन कैसे चेक करेंगे? सिमेट्रिक के लिए अपन दो एलिमेंट बेटा उठाएंगे, ये बात ध्यान रखना, जैसे मैं आपको कह रहा हूं ऐसे ही ध्यान में रखना है। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बाबू भैया यहां से हमारा ये बी ए बिलोंग्स टू आर होना जरूरी है, हाँ या ना? तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो यहां से हम क्या बोलेंगे, सर ए शुड बी लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर। तो क्या बी हमारा ए स्क्वायर से हमेशा छोटा होगा? तो एग्जाम्पल के साथ में से गलत प्रूफ कर देता है। तो ये तो तुम आराम से समझ सकते हो। मान लो ए की वैल्यू ले लेते हैं 1 और बी की वैल्यू ले लेते हैं बाबू 2, तो क्या यहां पर आप देख सकते हो ए शुड बी लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर। तो 1 जो है हमारा 2 स्क्वायर से छोटा है, तो क्या 2 हमारा 1 स्क्वायर से छोटा होगा? ऑब्वियस सी बात है, गलत बात है, यानी कि दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ये सिमेट्रिक होगा क्या? बिल्कुल भी सर सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल के थ्रू इनको गलत प्रूफ करना है। बात समझ आ गई बेटा, हाँ या ना? नेक्स्ट आ जाओ थर्ड, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। थर्ड आ जाओ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन को अपन किस तरीके से देखेंगे? 3 एलिमेंट बेटा यहां पर उठाएंगे। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ऐसे केसेस में ए सी बिलोंग्स टू आर बेटा होना चाहिए। तो भैया अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? इसका मतलब ये बोलेंगे कि ए जो है बी स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब ये बोलेंगे कि बी जो है सी स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। तो क्या ए हमारा सी स्क्वायर से छोटा होगा? यही हमें बताना है। तो अब कुछ ऐसा एग्जाम्पल लो जो इस बात को तुम्हारा गलत प्रूफ करे, ठीक है ना, कि ए जो है सी स्क्वायर से छोटा ना हो बल्कि ए सी स्क्वायर से बड़ा बना दो। बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, हाँ या ना? तो इसको प्रूफ करने के लिए जब आप एग्जाम्पल सोचो तो हमेशा सबसे पहला काम ये थर्ड वाले को गलत बनाओ, ठीक है। तो जैसे मान लो यहां पर मैंने ए की वैल्यू को ले लिया बाबू 1, ठीक, और सी की वैल्यू को यहां पर कुछ और ले लेते हैं। लेट से सी की वैल्यू को ले लेते हैं, सी की वैल्यू को अपन ले लेते हैं √2 फॉर एग्जाम्पल। अब यहां पर देखो ये तो हमने गलत प्रूफ कर दिया कि ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू √2 है, क्योंकि अपन एग्जाम्पल सोच रहे तो 1 हमारा 2 √2 स्क्वायर से छोटा होगा, ये तो हमने सही ले लिया है ना। तो उल्टा कर लो, ए की वैल्यू तुम √2 ले लो, ए की वैल्यू √2 ले लो और सी की वैल्यू 1 ले लो, ठीक है ना। तो √2 ऑब्वियस सी बात है हमारा 1 स्क्वायर से छोटा नहीं होगा, इनफैक्ट बड़ा होगा।
अब इसकी सेटिंग करो, है ना, अब इसकी सेटिंग करो। अब अगर देखो c की वैल्यू अगर अपन 1 लेंगे तो b हमारा c स्क्वायर से छोटा करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, है ना। तो इस वजह से अपन c स्क्वायर की वैल्यू इस तरीके से एडजस्ट करो कि इसके बीच में कुछ बन जाए मामला, है ना। तो a की वैल्यू को अपन कुछ और ले लेते हैं, थोड़ा सा लंबा चौड़ा ले लो। a की वैल्यू मान लिया हमने 9 है, ठीक है। a की वैल्यू अगर 9 है, b की वैल्यू लेट से अपन ले लेते हैं 4, तो 9 हमारा 4 स्क्वायर से छोटा होगा, बिल्कुल सही बात है, 16 9 से छोटा होगा। b हमारा c स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, तो ये b है, और c को अपन ले लेते हैं 3। तो ये आप देख सकते हो कि 4 जो है 3 स्क्वायर से छोटा होगा, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो क्या a हमारा c स्क्वायर से छोटा होगा? बताओ, a हमारा c स्क्वायर से छोटा तो नहीं होगा, इनफैक्ट ये इक्वल हो जाएगा। तो अब इनमें कुछ एडजस्टमेंट ऐसा कर लो कि ये एकदम ही तुम बड़ा बना दो इसको। तो c की वैल्यू को अपन 2 ले लेते हैं, ठीक है ना, c की वैल्यू को अपन 2 ले लेते हैं। अब देख लो, a हमारा हो गया 9, 9 हमारा 4 स्क्वायर से छोटा है, बिल्कुल सही है। b हमारा ले लिया 4, 4 हमारा c स्क्वायर से छोटा है, या बराबर 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 ही ले लिया, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो क्या a हमारा c स्क्वायर से छोटा है? गलत बात है, ठीक है ना। तो ये तुम यहीं पर देख सकते हो कि a यानी कि सर 9 हमारा 4 स्क्वायर से छोटा है, 4 हमारा इक्वल है 2 स्क्वायर से, लेकिन ये जो 9 है ये क्या 2 स्क्वायर से छोटा है? बिल्कुल भी गलत बात है ना। इस वजह से r इज नॉट ट्रांजिटिव। r हमारा ट्रांजिटिव होगा? सर ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। बात समझ आ गई सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना? तो यानी कि आप कंक्लूड क्या करोगे इस वजह से, सिंस r इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। r ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। बात समझ आ गई पुत्र, हाँ या ना? चलिए बहुत सुंदर, ग्रेट बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से फटाफट सारे मेरे बच्चे ट्राई करेंगे, एक बार देख लो फटाफट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सर r हमारा रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर, और r बेटा हमारे पास ये दिया गया एज लेस और इक्वल टू b। तो भैया रिफ्लेक्सिविटी के लिए आप क्या करोगे? रिफ्लेक्सिविटी के लिए सर a बिलोंग्स टू r। तो भैया इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा सर a शुड बी लेस और इक्वल टू a। तो ये तो करेक्ट बात है, इक्वलिटी लगी है तो बिल्कुल सही है। सिमेट्रिक के लिए मुझे बताओ, सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट उठाएंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, देन यहां से सर बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है यानी ए शुड बी लेस और इक्वल टू बी, तो क्या बी हमारा ए से छोटा होगा? ऑब्वियस सी बात है, गलत है। अगर ए हमारा बी से छोटा है तो बी हमारा ए से कहां से छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव पे कैसे प्रूफ करोगे? लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो सर ऐसी जगह पर ए सी बिलोंग्स टू आर हमारा होना जरूरी है। अब डेफिनेशन का यूज करो, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए हमारा बी से छोटा है, बी सी बिलोंग्स टू आर है तो बी हमारा सी से छोटा है। तो क्या यहां पर ए हमारा सी से छोटा होगा? बिल्कुल करेक्ट बात है। ये तो बेटा आइडेंटिटी होती है कि अगर ए हमारा बी से छोटा है, बी हमारा सी से छोटा है, तो ए हमारा ऑब्वियस सी बात है सी से छोटा होगा ही होगा। यानी कि सर आर हमारा कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। कौन सा पढ़ा? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बाबू, क्लियर है सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना? जल्दी से एक बार देख लो फटाफट। आई होप यार सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर है। डन है, बहुत सुंदर, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। कई बार कोई ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कह रहा है फॉर द रियल नंबर एक्स वाई। बेटा इस रिलेशन का मतलब ये है कि x माइनस वाई प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। ये जो भी आए वो इरेशनल नंबर आए, तो हमें ये प्रूफ ये देखना है कि आखिरकार ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं एक बार को। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए अपन क्या करेंगे बाबू? रिफ्लेक्सिविटी के लिए एक एलिमेंट का रिलेशन एक एलिमेंट के साथ उठाएंगे, लेट ए बिलोंग्स टू आर। तो अगर ए बिलोंग्स टू आर लिखेंगे यानी हो जाएगा a माइनस ए प्लस √2 बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। तो यानी कि ये बन गया सर √2 बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, है ना। ये क्या बन गया? √2 बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। क्या ये सही बात है?
बिल्कुल पक्की बात है ना। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, यानी कि आर कैसा रिलेशन हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात समझ आ गई, बहुत सुंदर। नेक्स्ट आ जाओ जरा सिमेट्रिक रिलेशन पर। सिमेट्रिक रिलेशन, भैया सिमेट्रिक रिलेशन में हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट उठाएंगे बेटा। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, तो सर ऐसे केसेस में हमारा बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बेटा ये डेफिनेशन अगर हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस रूट टू बिलोंग्स टू इर्रेशनल नंबर। तो क्या यहां से b माइनस ए प्लस रूट टू बिलोंग्स टू इर्रेशनल नंबर होगा, यही हमें बताना है। ठीक है, तो कोई ऐसा एग्जांपल ले लो जो इस बात को गलत प्रूफ कर दे। तो देखो ये कह रहा है इर्रेशनल नंबर है, मैं ये चाहता हूं कि ये गलत मैं इसको बना दूं। ठीक है, तो इसको गलत बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है बेटा, हमें इसको रेशनल बनाना पड़ेगा इस वाले टर्म को। तो अगर हमें इसे रेशनल बनाना है तो यहां पर तुम b की वैल्यू कुछ ले लो 3 और a की वैल्यू ले लो बाबू √2। अब एक बार एग्जांपल देख लो, तो यहां पर a की वैल्यू हो गई √2, b की वैल्यू 3 प्लस √2 बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर बन गया, है ना। ये तो बिल्कुल इरेशनल नंबर है क्योंकि √2 इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर घटाएंगे तो इरेशनल ही आएगा। एक बार इसको आप चेक करो, b की वैल्यू कितनी है सर 3 माइनस √2 प्लस √2 बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। तो ये आप देख सकते हो कि 3 जो है क्या इरेशनल नंबर है, बिल्कुल गलत बात है। यानी कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। बात समझ आ गई सभी मेरे बच्चों को, हाँ है ना। तो क्या आर हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बात समझ आ गई बेटा, चलिए बहुत सुंदर, ग्रेट, है ना। नेक्स्ट आ जाओ भैया ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, सर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए अपन क्या करेंगे, 3 एलिमेंट बेटा उठाएंगे, 3 एलिमेंट। कैसे, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो सर ऐसे केसेस में हमारा ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो भैया अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, a माइनस बी प्लस √2 बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या बोलेंगे, b माइनस सी प्लस √2 बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। तो क्या ए सी बिलोंग्स टू आर होगा, क्या a माइनस सी प्लस √2 बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर होगा, हमेशा। ठीक है ना, तो यही अपने को बताना है। तो तुम इसमें कुछ ऐसा एग्जांपल ले लो जो कि ये थर्ड वाली इक्वेशन को गलत प्रूफ कर दे, समझ रहे हो। कुछ ऐसा एग्जांपल ले लो जो इसको बेटा गलत प्रूफ कर दे। तो यहां पर a और c की वैल्यू तुम कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करो कि ये वाला टर्म रेशनल बनने लग जाए। तो तुम ये समझ सकते हो √2 है तो c की वैल्यू अपने को क्या लेना पड़ेगा वो √2। a की वैल्यू कुछ और मान लेते हैं, √5 मान लेते हैं। अब बचा खुचा b, तो b की वैल्यू को √3 मान लेते हैं। ठीक है ना। तो अब यहां से आप ये देख सकते हो कि ये दोनों इक्वेशन को ये होल्ड कर रहा है क्या, देख लो आप एक बार। तो a की वैल्यू हमने ले ली है √5, b की वैल्यू ले लिया है √3 प्लस √2 बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। b माइनस सी, b की वैल्यू कितनी है सर √3 माइनस सी यानी कि √2 प्लस √2 बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, ये भी सही है ना। बट यहां पर लास्ट वाला देखो जरा एक बार, हमने a की वैल्यू कितनी ले रखी है, अच्छा a की वैल्यू हमने √5 ले रखी है ना, इसको 5 ले लो क्योंकि a की वैल्यू अगर अपन √5 लेंगे तो फिर ये रेशनल नहीं बनेगा ना, तो इसको 5 ले लो। ठीक है ना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे क्योंकि ये तो हमारा इरेशनल ही रहेगा। तो अगर इसको 5 ले लेंगे तो यहां से आप ये देख सकते हो 5 माइनस c कितना है बाबू √2 प्लस √2 बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। क्या ये सही बात है, ऑब्वियस सी बात है। ये आप देख सकते हो कि 5 हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, यानी कि R इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। R हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। तो यहां से आप ये देख सकते हो बेटा कि R हमारा कैसा रिलेशन है, सिर्फ और सिर्फ हमारा R रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना। R हमारा कैसा रिलेशन है, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है।
तो इसे नोट डाउन कर लो एक बार। तो अपन यहां पे फाइनल कंक्लूजन लिख लेते हैं। इस वजह से R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ओनली, ठीक है ना, एंड R इज नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये ना तो सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया बेटा? चलिए बहुत सुंदर, ग्रेट है ना, माइंड ब्लोइंग। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें ऑर्डर्ड पेयर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें मेनली 3 ही टाइप के सवाल बनते हैं बेटा। तो इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऑर्डर्ड पेयर का कुछ एक इंटरेस्टिंग से सवाल उठा लेते हैं, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऑर्डर्ड पेयर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मेनली इसमें 3 टाइप के सवाल है। ये सबसे लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो यहां पर देखो कह रहे हैं बाबू कि n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। इसमें ऑर्डर पेयर को मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहां पर इसका तरीका देखो क्या है। जब आप रिफ्लेक्सिविटी के लिए लोगे ना, तो एक पेयर का रिलेशन एक पेयर के साथ में लोगे, यानी कि ए बी आर ए बी। और जब आप बेटा सिमेट्रिक में जाओगे तो सिमेट्रिक के लिए आप 2 पेयर उठाओगे। कैसे? लेट ए बी आर सी डी। देन तो यहां से सर हमारा जो सी डी है आर ए बी में होना जरूरी है, ठीक है ना। और ट्रांजिटिव में आप क्या करोगे? ट्रांजिटिव में आप 3 पेयर उठाओगे। कैसे? लेट ए बी आर सी डी एंड सी डी आर ई एफ। देन यहां पर सर ए बी आर ई एफ होना जरूरी है। बात समझ आ गई? तो अब यहां पर अगेन वही काम कि आप डेफिनेशन का यूज करोगे हर एक जगह पर, ठीक है ना। यूज डेफिनेशन, ये तो आपको करना ही करना है। ये हर जगह पर आपको डेफिनेशन का यूज करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आप देखो कि यहां पर हमारे पास ये डेफिनेशन क्या दी गई है रिलेशन की। ए बी आर सी डी का मतलब ये है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। आपको हर क्वेश्चन में बेटा यही बात समझना होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम मैं इसको ना यहीं पर बना के इसको लिख देता हूं। यहां पर रिलेशन क्या है? ए बी आर सी डी। इसका मतलब यह है कि सर ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो एक बार को इसको समझ लेते हैं। ए डी मतलब कि इसका पहले वाला ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ में, इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई हो रहा है बाबू सी के साथ में, ठीक है ना। ये इसका मतलब है। तो सबसे पहला काम यहां पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखो। तो भैया रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे? एक पेयर का एक पेयर के साथ में रिलेशन लेंगे, यानी कि ए बी आर ए बी। तो ए बी आर ए बी का मतलब क्या है कि यानी कि सर ए बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सर बी ए। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये तो आप जानते ही हो, दिस इज ऑलवेज ट्रू, है ना। दिस इज ऑलवेज ट्रू, ये तो हमेशा सत्यवाद है ना। नेक्स्ट आ जाओ जरा सिमेट्रिक रिलेशन पे। सिमेट्रिक रिलेशन, भैया सिमेट्रिक रिलेशन के लिए अपन क्या करेंगे? 2 पेयर उठाएंगे बेटा, ठीक है ना। सिमेट्रिक के लिए अपन क्या करेंगे सर? 2 ऑर्डर पेयर उठाएंगे, यानी कि लेट ए बी आर सी डी। देन यहां से बाबू सी डी आर ए बी में होना जरूरी है, ठीक है ना। अब यहां पर डेफिनेशन का यूज करो आप। तो ए बी आर सी डी का मतलब आप क्या बोलोगे कि ए मल्टीप्लाई होगा डी के साथ इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई होगा सी के साथ। और अगर सी डी आर ए बी है तो सी मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? बी के साथ। और डी मल्टीप्लाई होगा किसके साथ सर? ए के साथ। तो अगर ये ट्रू है तो क्या ये ट्रू है? चेक कर लो आप, क्रॉस वेरीफाई कर लो, है ना। तो बी सी, ये सी बी को अपन क्या लिख सकते हैं? बी सी इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं ए डी। और अगर आप इसी को थोड़ा सा ढंग से लिख दो तो ए डी इज इक्वल टू बी सी आ जाएगा, है ना। यानी कि हम यहां से क्या बोल देंगे सर? आर इज सिमेट्रिक रिलेशन ऑल्सो, ठीक है बाबू, क्लियर है। तो आर हमारा कैसा रिलेशन हो गया सर? सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया। अब नेक्स्ट जरा आ जाओ ट्रांजिटिविटी पे, ठीक है। थर्ड, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिविटी इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है,
ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए अपन क्या करेंगे बेटा, लेट ए बी बिलोंग्स ए बी आर सी डी, 3 ऑर्डर्ड पेयर उठाएंगे, एंड सी डी आर ई एफ, देन यहां पर ए बी का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, ए बी आर ई एफ के साथ में होना जरूरी है। अब आप यहां पर डेफिनेशन यूज करो, तो ए बी आर सी डी का मतलब क्या हुआ, ए मल्टीप्लाई होगा डी के साथ, यानी कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर सी एफ इज इक्वल टू डी ई, और इसका मतलब क्या है, ए एफ इज इक्वल टू बी ई। ठीक है ना, ये इसका मतलब है। अब एक बार आप इन दोनों रिलेशन की हेल्प से अब आपको यहां पर पहुंचना है, ठीक है ना। तो इसका एकदम सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं, इन दोनों रिलेशन को या तो आप ऐड करके देखो, या सब्ट्रैक्ट करके देखो, या मल्टीप्लाई करके देखो, या तो डिवाइड करके देखो। इन्हीं चारों में से कुछ ना कुछ करोगे तो आराम से सिस्टम सेट हो जाएगा। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इनको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है ना। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो भैया 1 इंटू 2 को मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो अगर इन दोनों को अपन यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा सर ए डी इंटू सी एफ इज इक्वल टू, इधर बन जाएगा सर बी सी इंटू डी ई। अब कुछ काट छाट कर दो यहां पे फटाफट, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, डी से डी कैंसिल आउट हो गया, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो यानी कि यहां पर क्या बचा, ये देखो आप, ए एफ इज इक्वल टू बी ई आ गया कि नहीं, और यही चीज हमारे को प्रूफ करनी थी, है ना, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। तो यानी कि अपन यहां से क्या बोल सकते हैं, इस वजह से आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन ऑल्सो, कि भैया आर हमारा कैसा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना। तो यहां से आप ये देख सकते हो, कंक्लूजन आप क्या लिखोगे, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इस वजह से R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R कैसा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। बात समझ आ गई सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना। जल्दी से एक बार देख लो फटाफट, आई होप सभी को अच्छे से क्लियर होना चाहिए, देख लो एक बार। डन है बाबू भैया, चलिए बहुत सुंदर। तो यार यहां पर देखो रिलेशन का गेम होता है सर खत्म, है ना। बाकी इसकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है बेटा, अपन उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशन में करेंगे, है ना। और उसके बाद सबसे लास्ट में इसमें इक्विवेलेंस क्लास एक बार देख लो। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब सिंपली ये होता है, जैसे मान लो अगर पहली बात तो इक्विवेलेंस क्लास की कंडीशन क्या है कि कोई भी रिलेशन बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। इसका नाम ही इक्विवेलेंस क्लास है। अमीरों का क्लास, मतलब जैसे मान लो एसएसआर का अमीरों का क्लास है, यानी कि मेरा रिश्ता अमीरों के साथ में होगा जो कि है नहीं, मतलब मैं तुम्हें बस ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। अब जैसे मान लो मुकेश अंबानी का क्लास, मुकेश अंबानी का क्लास का मतलब क्या है कि मुकेश अंबानी का किसके किसके साथ में रिलेशन है ना। जैसे मान लो बोला जाए बिल गेट्स का क्लास, तो बिल गेट्स का क्लास का मतलब क्या है कि बिल गेट्स का किसके किसके साथ में रिलेशन है, ये उसका मतलब है। तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है कि किसी भी एलिमेंट का कितनों के साथ में रिलेशन है, सिंपल। जैसे मान लो अगर हमारे पास यहां पर कोई भी एक सेट दिया गया है, दिस वन इज द सेट ए क्रॉस ए, है ना। यहां पर सेट ए है बाबू ए बी सी, और यहां पर भी सेट ए बी सी। और अगर हमसे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी बोला जाए, इसका मतलब सिंपली ये होता है कि बी कितने एलिमेंट के साथ में कनेक्टेड है, सिंपल। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ब्रैकेट में, इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ए और सी लिख देंगे, ठीक है। सॉरी यार। तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्विवेलेंस क्लास का मतलब कि सर एक एलिमेंट है बी, ये कितने एलिमेंट के साथ में कनेक्टेड है, दैट इज द इसका मतलब, ठीक है ना। आई होप सभी मेरे बच्चों को क्लियर है, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए, तो इसकी कुछ एक कंडीशन एक बार को अपन देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि देखो वही बातें मैंने तुम्हें बताई कि इक्विवेलेंस क्लास होने के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट जो ए से बिलोंग कर रहा है, इसका कितनों के साथ में रिलेशन है, ये मतलब है इक्विवेलेंस क्लास का। अब यहां पर देखो इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज होती है बेटा इक्विवेलेंस क्लास की, जिसको आपको समझना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि सर पार्टीशन की प्रॉपर्टी, है ना।
पार्टीशन प्रॉपर्टी बेसिकली ये है कि जैसे मान लो अगर हमारे पास यहां पर कोई भी एक सेट ए है, ठीक है, और यहां पर हो गया भैया ये हमारे पास कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ये ढेर सारे A1 A2 A3 ऐसे करके ढेर सारे हमारे पास सेट हैं। तो इन सारे इक्विवेलेंस क्लास का यूनियन हमारा सेट ए होना जरूरी है, यानी A1 A2 A3 जितने भी इक्विवेलेंस क्लास हैं इन सब का जो यूनियन है ये हमारा यूनिवर्सल सेट होना जरूरी है, या ए हमारा दिस इज द सेट ए होना हमारा जरूरी है। तो दिस इज द मतलब ऑफ पार्टीशन प्रॉपर्टी। दूसरी बात क्या है कि सर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। उसके बाद डिसजॉइंट और इक्वल, जितने भी हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास हैं सारे के सारे डिसजॉइंट होने चाहिए, ठीक है ना। डिसजॉइंट होने का मतलब ये है कि इनमें से किसी का भी आप इंटरसेक्शन लोगे ये हमेशा फाई के बराबर आए, यानी A2 इंटरसेक्शन A3 भी फाई है, तो सबका जो इंटरसेक्शन है ये हमेशा कैसा आना चाहिए सर, फाई के बराबर आना चाहिए। बात समझ आ गई बेटा, हाँ या ना। तो दिस इज द मतलब ऑफ डिसजॉइंट, कि कभी भी दो सेट का कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो, A1 ये रहा A2 ये रहा, तो इनका जो इंटरसेक्शन है ये क्या होना चाहिए सर, फाई होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें एक और है कि जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है, लेट से हमारे पास एक एलिमेंट है बी, ये बी जो है A1 में भी है और A2 में भी है, तो ऐसे केसेस में दोनों इक्विवेलेंस क्लास हमारे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है कि दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन होना नहीं चाहिए, और अगर गलती से भी कभी कॉमन हो गया, पहली बात तो होगा नहीं, होगा सिर्फ एक केसेस में जब ये दोनों इक्विवेलेंस क्लास हमारे बराबर होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो आज इस पर बेस्ड एक CBSE 25 में एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बना रखा है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा बेटा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है इक्विवेलेंस क्लास के रिगार्डिंग। तो सबसे पहला कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लास इज इक्वल टू ए, बिल्कुल करेक्ट बात है। दूसरा क्या कह रहा है कि भैया इक्विवेलेंस क्लास का जो इंटरसेक्शन है, सारे के सारे इक्विवेलेंस क्लास का जो इंटरसेक्शन है ये फाई के बराबर नहीं है, तो ये तो गलत बात हो गया। अगर कोई एलिमेंट है जो AI में भी है, यानी कि एक इक्विवेलेंस क्लास में, वही एलिमेंट दूसरे इक्विवेलेंस क्लास में भी है, तो ऐसे केसेस में दोनों इक्विवेलेंस क्लास बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। कह रहा ऑल एलिमेंट ऑफ AI आर रिलेटेड टू ईच अदर ऑफ ऑल आई, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो यानी कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ बी पार्ट शुड बी द इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है बाबू। क्लियर है सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना। चलिए बहुत सुंदर, ग्रेट। नेक्स्ट सेगमेंट पर आते हैं यार, नंबर ऑफ रिलेशन। भैया नंबर ऑफ रिलेशन में जो भी हम बात करेंगे, सबसे पहला काम सेट ए से लेकर सेट बी के बीच में रिलेशन देख लेते हैं। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग याद रखना कि नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन सेट ए टू सेट बी क्या होता है सर, 2 to the power m into n होता है। यानी कि जैसे मान लो एक सेट है, इसमें 1 2 एलिमेंट है, और सेट बी है, इसमें ABC है, तो नंबर ऑफ रिलेशन बेटा इन ए टू बी क्या हो जाएगा, 2 to the power 2 into 3 हो जाएगा, यानी कि सर 2 to the power 6 अपन बोल देंगे, ठीक है। कैसे? यहां पर m की वैल्यू आ जाएगी सर 2 और n की वैल्यू आ जाएगी बाबू 3, तो 2 to the power 2 into 3 दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है ना, सिंपल, बहुत बढ़िया। अब अगर यहीं पर हम A क्रॉस A में देखें, क्योंकि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव क्या होता है, A क्रॉस A में होता है, तो एक बार को नंबर ऑफ एलिमेंट इन A टू A एक बार देख लो, ठीक है ना, सेट A टू सेट A में। तो यार ऑब्वियस ही बात है, यहां पर सेट A में m नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, सेट B में भी बेटा m नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, तो नंबर ऑफ रिलेशन हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन 2 to the power m into m, यानी कि हो जाएगा सर 2 to the power m स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ आए, क्योंकि m into m तो दैट इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो अब जितनी भी चीजें अपन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव, ये सारी चीजें अपन m स्क्वायर के अंदर पढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन A क्रॉस A में क्या होगा, जैसे मान लो अगर हमारे पास एक सेट A है बाबू, इसमें ये 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये क्या होगा, 2 to the power 3 into 3 minus 1, यानी कि सर 2 into 3 2 to the power 3 into 2, यानी कि 2 to the power 6 आ जाएगा। बात समझ आ गई बेटा, हाँ या ना। जैसे मान लो कोई भी एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ABCD लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप कैसे लोगे, यहां पर n की वैल्यू हो जाएगी 4, बस फॉर्मूले में उठा के पुट कर दो, 4 into 3
तो दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 12। बात समझ आ गया? चलिए यहां पर एक बार देखो, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, ऑब्वियस बात अपन एक रॉ से की ही बात करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए है, ए बी सी, तो भैया नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट आप अप्लाई करो। यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू? 3 हो जाएगी। तो 2 टू द पावर 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 टू जा दिस वन, यानी 2 टू द पावर 6 आ जाएगा। बात समझ आए? जैसे यहां पर इस वाले केस में नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन हमारा कितना बन जाएगा? 2 टू द पावर, बस फॉर्मूला लगाना है, 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 टू जा दिस वन, यानी कि हो जाएगा सर 2 टू द पावर 10। ठीक है, डन है। चलिए बहुत सुंदर, ग्रेट है ना। नेक्स्ट आ जाओ, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन इन एक रॉ से। तो भैया इसका कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, देयर आर नो डायरेक्ट फॉर्मूला। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन एक रॉ से, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को बेटा अपन बताते हैं बाय द बेल नंबर, ठीक है। बेल नंबर को अपन क्या कहते हैं? पार्टीशन नंबर। इसमें ज्यादा पीएचडी करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बस 2-3 तुम्हारे को याद रखना है। एक तो B0 की वैल्यू याद रखना कि 1 होता है, B1 की वैल्यू याद रखना 1 होता है, B2 की वैल्यू याद रखना बाबू 3 होता है, B2 की वैल्यू 2 होता है, ठीक है। अब B3 की वैल्यू अगर तुम्हें निकालनी है तो इस फॉर्मूले के थ्रू तुम आराम से निकाल सकते हो। B3 को लिखोगे 2 + 1, ठीक है, यानी कि समेशन ये हो जाएगा सर k इज इक्वल टू 0 से लेके कहां तक? 2 तक, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी सर? 2 आ जाएगी, है ना। ये हो जाएगा सर NCK, यानी कि 2C ये हो जाएगा 2CK इंटू BK। तो बस अब आप एक बार k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2 रख दो यहाँ पे। तो k इज इक्वल टू 0 अगर पुट करेंगे हो जाएगा 2C0 B1, 2C1 B2, 2C2 B3। बस वैल्यूज उठा के पुट कर दो। कुछ आई थिंक गलत लिखा है ना, हाँ ये B0 होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा B0, 2C1 इंटू B1, 2C2 इंटू B2। तो 2C0 की वैल्यू हमारी कितनी होती है बाबू? 2C0, NC0 की वैल्यू 1, तो यानी कि हो जाएगा सर B0, 2C1 की वैल्यू 2, 2B1, ये हो जाएगा कितना? B2। बस वैल्यू जुटा के पुट कर दो। B0 की वैल्यू 1 है, 2 + 1, यानी कि कितना आ गया? 4 आ गया। तो B3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 4। एक बार को चेक करना जरा इसको फटाफट, ठीक है। तो 2C0 इंटू B0 है ना, 2C1 की वैल्यू आ गई सर 2, 2C2 इंटू B2, B2 की वैल्यू, अच्छा B2 की वैल्यू हमने यहां पर नहीं पुट करी है ना, हाँ B2 की वैल्यू यहां पर 2 भी तो आएगी, तो 2 + 2 यानी कि B2 की वैल्यू कितनी आ गई बाबू? 5 आ गई। और सॉरी B3 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई, ठीक है ना। तो बस इतना तुम्हारे को याद रखना है कि B3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो ये 3 तक याद रखना, बाकी अगर कुछ और निकालना हो आराम से तुम डायरेक्ट इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर मान लो कोई सेट ऐसा है जिसमें एक एलिमेंट है तो 1, कोई सेट ऐसा है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो भी 1, कोई सेट ऐसा है जिसमें 2 एलिमेंट है जैसे AB, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा 2। किसी भी सेट में जैसे 3 एलिमेंट है ABC, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है, डन है। चलिए बहुत सुंदर, ग्रेट। अब बेटा स्टार्ट करते हैं सर फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन बेसिकली किसे बोलते हैं? फंक्शन एक ऐसा रूल है ना, फंक्शन एक ऐसा रूल है जिसमें एक इनपुट का सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट ही आएगा, इसे अपन फंक्शन कहते हैं। फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करता है? fx2y, ये सब तुम लोग जानते हो, y इज इक्वल टू f ऑफ x, इस तरीके से अपन फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर इसको समझने के लिए सबसे पहले आप समझो वर्टिकल लाइन टेस्टिंग। वर्टिकल लाइन टेस्टिंग देखो क्या है, जैसे मान लो यहां पर मेरे पास एक कर्व है ना भैया, ये कर्व है y² इज इक्वल टू x का, ठीक। और यहीं पर सर मैं दूसरा कर्व ले लेता हूं x इज इक्वल टू y² का। तो इन दोनों कर्व में एक खास बात है, अगर मैं यहां पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं तो बाबू भैया यहां पर
एट x इज इक्वल टू ए पर आप ये देख सकते हो दो दो y की वैल्यू आ रही है ना, यानी कि एक x पर डबल y की वैल्यू। तो अगर कभी भी एक x पर डबल y की वैल्यू आती है तो आप क्या बोलोगे, सर दिस इज नॉट अ फंक्शन। बात समझ आई? तो आप क्या बोलोगे, दिस इज नॉट अ फंक्शन। किसी भी एक x पर डबल y की वैल्यू तो ये सर फंक्शन नहीं होगा। और यहां पर आप देखो, जैसे यहां पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं x इज इक्वल टू 1 और दूसरा पॉइंट ले लेता हूं भैया x इज इक्वल टू -1 और ये हो गया +1। तो ये y x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है ना। अच्छा, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेना है। तो अगर हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो भी वैल्यू 1, -1 पुट करेंगे तो भी वैल्यू 1। लेकिन यहां पर जो वर्टिकल लाइन है इस कर्व को कितनी जगह पर काट रही है, सिर्फ एक जगह पर काट रही है। यानी कि सर अगर कभी भी 2x पर सेम y की वैल्यू आती है तो हम इसको बोलेंगे भैया कि ये हमारा फंक्शन है, ठीक है ना। तो सिंपली अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी वर्टिकल लाइन किसी भी कर्व को दो जगह पर काटे तो नॉट अ फंक्शन, कोई भी वर्टिकल लाइन किसी भी कर्व को सिर्फ एक जगह पर काटे तो सर दिस विल बी फंक्शन। और मैथ्स की भाषा में कभी भी एक x पर डबल y की वैल्यू आए तो फंक्शन, 2x पर सेम y की वैल्यू आए, और सॉरी एक x पर डबल y की वैल्यू आए तो नॉट अ फंक्शन, 2x पर सेम y की वैल्यू आए तो फंक्शन। बात समझ आ गई सभी मेरे बच्चों को? हाँ है ना। तो अगर समझ आ गया तो आ जाओ इसको खटाखट एक बार देखते हैं कि आखिरकार कैसे क्या करना है, ठीक है। चलिए तो एक बार इसमें देखो, है ना, आपको इनमें से बताना है कि आखिरकार कौन कौन सा फंक्शन है कौन कौन सा नहीं है। तो भैया तीर ध्यान पूर्वक चलाना है, ABC, ठीक है। तो मैं पहले इसको ABC लिख देता हूं, ABCD ABC, ध्यान से लिखना है ना। यहां पर ये वाला थोड़ा सा हो सकता है तुम्हें दिख ना रहा हो, ठीक है। ABC, ठीक है, ABCDE। तो हमें अब जरा तीर चलाते हैं और उसके बाद तुम्हें बताना है कि इनमें से कौन कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। बताओ ये फंक्शन है क्या, ये बताओ फंक्शन है क्या, ये फंक्शन है क्या, चेक करो फटाफट, ये फंक्शन है क्या, क्या ये फंक्शन है? ठीक है बाबू। तो हमें बताना है कि आइडेंटिफाई विच वन इज द फंक्शन विच वन इज नॉट। तो चलो देखते हैं एक बार इसको फटाफट। तो यहां पर भैया हर x का एक y है, बिल्कुल सर ये फंक्शन हमारा हो गया। क्योंकि हर एक x का एक y यहां पर मौजूद है। यहां पर देखो, यहां पर d का कोई y इधर मौजूद है नहीं मौजूद है, यानी कि हम इसे क्या बोलेंगे, नॉट अ फंक्शन, ठीक है ना, नॉट अ फंक्शन। स्कूल में गिफ्ट जिसे अगर नहीं मिला ठीक है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। यहां पर जरा देखो, ये एलिमेंट खाली बैठा है तो दिस इज फंक्शन। इधर कोई भी खाली बैठ सकता है, ठीक है ना, इधर कोई भी खाली बैठ सकता है। हालात वही है, जैसे मान लो एक घर में शादी हो रही है, ठीक है, ये है दूल्हे वाले लोग, ये है दुल्हन वाले लोग। अब बारात में खाना बट रहा है तो खाने की प्रायोरिटी किसकी? ऑब्वियस सी बात है, दूल्हे वाले लोग की ठीक है, यही तो होता है। तो यानी कि दूल्हे वाले लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाना नहीं मिले। दुल्हन वाली साइड खाना नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, खाना दोनों साइड मिलना चाहिए लेकिन मैं फंक्शन तुम्हें समझा रहा हूं तो तुम बात समझना कि इधर की साइड में कोई भी इधर की साइड में कोई एलिमेंट खाली है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इधर की साइड में कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अब जरा यहां पर देखो, जरा क्या ये फंक्शन है? तो ये आप देख सकते हो कि 2x पर सेम y की वैल्यू आ रही है, 2x पर सेम y की वैल्यू है ना, x1 x2 पर सेम y की वैल्यू, तो ये फंक्शन होगा क्या? बिल्कुल सर फंक्शन हो जाएगा। अभी हमने पीछे देखा था, है ना। यहां पर जरा देखो, ये एक x पर डबल y की वैल्यू हो रही है ना, x पर y1 और y2, तो क्या ये फंक्शन होगा? ऑब्वियस सी बात है सर फंक्शन नहीं होगा। अभी हमने पीछे देख रखा है। इसमें जरा देखो एक बार, क्या ये फंक्शन होगा? बताओ,
सर यहां पर ये एक एक्स की डबल वाई की वैल्यू हो रही है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, है ना, यानी कि दिस विल बी ऑल्सो नॉट अ फंक्शन, तो ये भी सर हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से बात समझ आ गई होगी कि इनमें से कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। चलिए सबसे मेन गेम पर आते हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। ध्यान रखना, पहले हमने रिलेशन के बारे में देखा था, बेटा हम फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं, लेकिन बात वही, मुद्दा सेम ही है, ठीक है ना, कि जैसे अगर यहां पर हमारे पास ABC लिखा हुआ है, ये 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, और भैया तीर बस ऐसा चला रहे हैं हम, है ना, तो डोमेन हम किसे बोलते हैं? डोमेन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स को अपन डोमेन कहते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा? ABC हो जाएगा। कोडोमेन अपन किसे कहते हैं? ये सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई को कोडोमेन बोलेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 हो जाएगा। रेंज अपन किसे बोलेंगे? सेट वाई की वो वैल्यू जिनका प्री इमेज इधर मौजूद है, यानी कि रेंज हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 बन जाएगा। तो इसको अपन ने रिलेशन में देखा भी था, है ना। अब एक बार को जरा कुछ एक इंपॉर्टेंट फंक्शन का अपन रेंज और डोमेन देखते हैं। देखो डोमेन क्या होता है ना बाबू, डोमेन होता है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स जहां पर फंक्शन हमारा डिफाइन है, ठीक है, जहां पर फंक्शन हमारा डिफाइन है। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे y इज इक्वल टू 1/x है, तो यहां पर x इज इक्वल टू 0 अपन नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 0 पुट कर देंगे तो फिर तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा। तो यानी कि अगर मैं इसका डोमेन लिखूंगा तो डोमेन अपन क्या लिखेंगे? सर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बस इसमें से हम 0 को हटा देंगे। बात समझ आई? मतलब कि x की सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यू जहां पर फंक्शन हमारा डिफाइन होगा, सिंपल एकदम। अच्छा, जैसे मान लो y इज इक्वल टू मैं रूट एक्स लिख रहा हूं, अब रूट एक्स में x कभी नेगेटिव हो सकता है? ऑब्वियस ही बात है, नहीं हो सकता। यानी कि इसका डोमेन हमारा क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी कि सर x हमारा हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, डन है। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो डोमेन का मतलब यह है कि x की उन वैल्यूज का सेट जहां पर फंक्शन हमारा डिफाइन होना जरूरी है। जहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं है उसको डोमेन में अपन नहीं लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू tan x है, अब y इज इक्वल टू tan x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर डिफाइन होता है? नहीं होता, तो वो उसके डोमेन में होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। तो डोमेन अपन कैसे लिखेंगे? रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। यहां पर ऑब्वियस सी बात है n बिलोंग्स टू इंटीजर। गेम समझ आ गया? और भैया रेंज अपन किसे कहते हैं? रेंज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y ओवर द डिफाइंड डोमेन, कि सर y की वैल्यू कहां से कहां फ्लक्चुएट कर रही है। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे मान लो ये कौन है? ये है तुम, ठीक है ना। तुम एक दिन में मम्मी तुम्हारे को 10 रोटी खिलाती हैं। अब 10 रोटी खाने के बाद तुम, ये 10 रोटी क्या है? 10 रोटी तुम्हारा डोमेन है, ठीक है ना, जो इनपुट है दैट इज द डोमेन। अब 10 रोटी खा के तुम मैक्सिमम कितने घंटे काम कर सकते हो? मान लो 8 घंटे पढ़ सकते हो, और मिनिमम कितने घंटे पढ़ सकते हो? मान लो 2 घंटा पढ़ सकते हो। तो ये जो तुम्हारी औकात है ना, औकात मतलब कि कितना तुम मैक्सिमम, कितना तुम मिनिमम पढ़ सकते हो, इसी को ही बेटा हम रेंज कहते हैं। समझ रहे हो? रेंज मतलब बेसिकली हमारी औकात कितनी है, समझ रहे हो? रेंज मतलब सिंपली ये कि अगर हम किसी भी फंक्शन में x की सारी वैल्यू डाल दें उसके डोमेन की, तो उसकी y की वैल्यू कहां से कहां तक फ्लक्चुएट कर रही है, ये मतलब होता है रेंज का। बात समझ आई? तो अगर इसको रियल लाइफ के हिसाब से अगर तुम सोचो, है ना, जैसे मान लो हमने गाड़ी में पेट्रोल भरा दिया, गाड़ी की टंकी फुल करा दी 35 लीटर। अब गाड़ी कम से कम कितने की माइलेज देगी और ज्यादा से ज्यादा कितने की माइलेज देगी, ये उसका माइलेज का रेंज हो गया। तो जनरली जब अपन रेंज कहता है ना, तो रेंज हमेशा हम मैक्सिमम और मिनिमम के बीच की बातें करते हैं, मतलब कि इसका कम से कम कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा। तो दिस इज द मतलब ऑफ क्या? दिस इज द मतलब ऑफ रेंज। ठीक है बाबू, बात समझ आ गई? तो रेंज और डोमेन का गेम अब अपन देखने वाला है। तो सबसे पहले भैया इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टाइम बच जाए इस वजह से आज इसको पहले से छाप के लाए हो। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन एक्स में आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, यानी डोमेन क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रेंज क्या हो जाएगा? y बिलोंग्स टू -1 से 1, है ना। तो ये देख सकते हो -1 से 1 के बीच में हमारा लाई करेगा, तो यानी कि रेंज हमारा हो गया -1 से 1।
सेम इसी तरीके से y इज इक्वल टू कॉस एक्स, डोमेन क्या हो जाएगा बाबू, माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट, यानी कि सर x की कोई सी भी वैल्यू है ना, यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और रेंज क्या हो जाएगा, आप इसमें x की सारी वैल्यू पुट करोगे, रेंज लेकिन हो जाएगा सर -1 से 1। तो रेंज हमेशा y की वैल्यू का सेट अपन लिखता है और डोमेन हमेशा x की वैल्यू का सेट लिखता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, जैसे y इज इक्वल टू tan x है, तो माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट की अपन कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को अपन नहीं पुट कर सकते हैं। ये देख सकते हो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, इन सब पॉइंट पर ये क्या है, अनडिफाइन है। तो यानी कि डोमेन क्या हो जाएगा बाबू, x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और रेंज क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस y बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ठीक है, डन है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, y इज इक्वल टू कॉट एक्स। कॉट एक्स कहां पर अनडिफाइन होता है बेटा, पाई के मल्टीपल पर अनडिफाइन होता है, 0 पाई है ना, 2 पाई, यहां पर ये अनडिफाइन होता है, माइनस पाई, माइनस का 2 पाई। तो इसका डोमेन अपन क्या लिखेंगे, रियल नंबर माइनस n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। और इसका रेंज क्या लिखेंगे बाबू, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। रेंज हमेशा y की वैल्यू का सेट लिखता है और डोमेन हमेशा x की वैल्यू का सेट लिखता है, तो दिस इज द डिफरेंस, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, y इज इक्वल टू सेक एक्स। अब सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है बेसिकली 1 अपॉन कॉस एक्स, यानी कि सेक एक्स अनडिफाइन हो जाएगा जहां पर कॉस एक्स हमारा 0 होगा। तो जहां जहां पर कॉस एक्स 0 है उसको हटा दो, तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को आप हटा दो, है ना। और यहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और रेंज क्या हो जाएगा बाबू, माइनस इन्फानाइट टू -1 और 1 से लेके इन्फानाइट, ये देखो। तो रेंज हो जाएगा माइनस इन्फानाइट टू -1 यूनियन 1 से लेके इन्फानाइट। ठीक है, डन है सर, बहुत सुंदर। नेक्स्ट आ जाओ, तो नेक्स्ट है सर y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स क्या होता है बेटा, सर साइन एक्स का उल्टा, यानी कि साइन एक्स जहां जहां पर 0 होगा वो सारे पॉइंट को आप हटा दो। साइन एक्स 0 कहां कहां पर होता है, n पाई के मल्टीपल पर, यानी कि रियल नंबर माइनस n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और रेंज क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट टू -1 यूनियन 1 से लेके इन्फानाइट, है ना, माइनस इन्फानाइट टू -1, ये देख सकते हो आप 1 से लेके इन्फानाइट। तो बेटा ये ग्राफ मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा भी रखा है, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि आपको ग्राफ सारे पता होना जरूरी है, समझ रहे हो। इसमें पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ छापते हैं, फिर साइन एक्स का ग्राफ छापने के बाद रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं। तुम्हें अगर नहीं मालूम तो आप एक बार को सर्च करोगे ग्राफ लेक्चर बाई शशांक सर या SSR सर, आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आते सर मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन कैसा बनता है बाबू, कुछ इस तरीके से वी टाइप का, है ना। ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन होती है, y इज इक्वल टू -x, y इज इक्वल टू एक्स है तो ऑब्वियस सी बात है 45 डिग्री होगा इसका स्लोप, और इसका स्लोप 135 डिग्री। भैया इसका डोमेन क्या है, इसमें हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। रेंज क्या होगा पुत्र, 0 से लेके इन्फानाइट, है ना, यानी कि सर यहां से लेके यहां तक, 0 से लेके इन्फानाइट। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, डोमेन होता है सर x की वैल्यू का सेट, रेंज हमेशा y की वैल्यू का सेट। कुछ एक मॉडुलस इनइक्वालिटीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर मॉड x हमारा लेस और इक्वल टू a है तो x हमारा कहां से कहां, -a से a। मॉड x अगर ग्रेटर और इक्वल टू a है तो x या तो -a से छोटा होगा या तो a से बड़ा होगा। ये वाली इनइक्वालिटी बेटा इस तरीके से ध्यान रखना कि मॉड x प्लस -y ये हमेशा छोटा होता है मॉड x प्लस मॉड y से, और ये सर हमेशा बड़ा होता है मॉड x माइनस मॉड y के मॉडुलस से, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर 0 से लेके 1 के बीच में तो वैल्यू 0 होती है, 1 से लेके 2 के बीच में तो वैल्यू 1, 2 से लेके 3 के बीच में तो सर वैल्यू 2। तो डोमेन तो देखो सिंपल है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन रेंज जो है y बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि आप इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आनी है वो हमेशा क्या आएगी सर, हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू ही आएगी। बात समझ आया। नेक्स्ट सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बेटा कुछ इस तरीके से बनता है 0 से लेके 1 पे। तो यहां पर हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं,
और रेंज क्या हो जाएगा सर 0 से लेके 1। ध्यान रखना बाबू, इसमें 0 पर क्लोज है और 1 पर ओपन है, क्योंकि यहां पर 0 पर देखो डॉट है और 1 पर ओपन है, ठीक है ना। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हम बोलते क्या है, ये होता है सर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। नेक्स्ट आ जाओ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेटा कैसे बनता है सर, कुछ इस तरीके से, है ना, या तो इस तरीके से y इज इक्वल टू a टू द पावर x। भैया अगर a हमारा ग्रेटर देन 1 है तो सर ग्राफ ऐसा बनेगा, और y इज इक्वल टू a टू द पावर x। ग्राफ अगर a हमारा 0 से लेके 1 के बीच में है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। लेकिन हमें मतलब किससे सर, डोमेन और रेंज से। तो डोमेन आप इसमें देखो क्या बोल सकते हो सर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रेंज हम क्या बोलेंगे, y ग्रेटर देन 0, है ना। y बिलोंग्स टू 0 से लेके इनफिनाइट। कहां से कहां, 0 से लेके इनफिनाइट। बात समझ आ गई। नेक्स्ट आते हैं बेटा लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन कैसा बनता है, y इज इक्वल टू लॉग बेस x। अगर a हमारा 1 से बड़ा है तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, और अगर a हमारा 0 से लेके 1 के बीच में है, लॉग बेस ax, तो बेटा ग्राफ इस तरीके से बनेगा। लेकिन दोनों में अपन बात कर रहे हैं रेंज और डोमेन की, तो बेटा डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0। रेंज क्या हो जाएगा बाबू, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों, क्योंकि x आप देख सकते हो हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन y कहां से कहां तक है, माइनस इनफिनाइट टू प्लस इनफिनाइट, ठीक है ना, रटा होना चाहिए पूरा एकदम। नेक्स्ट है बाबू सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है सर, सिग्नम x इज इक्वल टू, ये होता है सर +1 अगर x ग्रेटर देन 0 है, अगर x इक्वल टू 0 है तो 0, -1 होगा अगर x हमारा लेस देन 1 होगा, ठीक है ना। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो +1, लेस देन 0 है तो -1, और अगर 0 है तो 0। तो इसका डोमेन क्या है, डोमेन आप देख सकते हो बेटा, डोमेन तो हम कोई भी x यहां पर उठा के पुट कर सकते हैं, यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और रेंज क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यू, 0 प्लस -1, यानी कि क्या क्या होना चाहिए, 0, 1 और -1, मात्र 3 वैल्यू, ठीक है ना, डन है। नेक्स्ट बेटा अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन में सबसे पहला काम लाइन। भैया कोई भी लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 टाइप की लिखी है, या y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप की लिखी है, तो लाइन तो हमारा कुछ ऐसे बनेगा, है ना। तो यहां पर इसका डोमेन क्या है, डोमेन तो बेटा आप इसमें कुछ भी पुट कर सकते हो, और रेंज हमारा क्या हो जाएगा सर, कुछ भी हो जाएगा, यानी y बिलोंग्स टू रियल नंबर। सिंपल है, हाँ या ना। नेक्स्ट आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन में। पॉलिनोमियल फंक्शन में सबसे पहले y इज इक्वल टू x टू द पावर n, अगर n ग्रेटर और इक्वल टू 2 है, और अगर n हमारा सर इवन है, तो बेटा ग्राफ हमारा कैसा बनता है सर, पैराबोला अपवर्ड का। तो डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इनफिनाइट टू प्लस इनफिनाइट, यानी कि सर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रेंज हो जाएगा बाबू 0 से लेके इनफिनाइट, यानी y बिलोंग्स टू 0 से लेके इनफिनाइट। सेम इसी तरीके से पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर y इज इक्वल टू x टू द पावर n है, और n बाबू ग्रेटर और इक्वल टू 3 है, और n हमारा ऑड है, तो ऐसे केसेस में ग्राफ हमारा कैसे बनता है, y इज इक्वल टू x क्यूब टाइप का। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, माइनस इनफिनाइट टू प्लस इनफिनाइट, यानी कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, माइनस इनफिनाइट टू प्लस इनफिनाइट। सिंपल। नेक्स्ट आ जाते हैं अलजेब्रिक फंक्शन में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर बेटा y इज इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर n है, n इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 या 1 ले लेते हैं, और n हमारा ऑड है, तो ऐसे केसेस में ग्राफ बाबू हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इनफिनाइट टू प्लस इनफिनाइट, बस सिर्फ और सिर्फ हम 0 नहीं ले सकते, और रेंज भी हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर सिर्फ और सिर्फ 0 नहीं ले सकते। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का दूसरा वर्जन 1 अपॉन x टू द पावर n, n इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, और n अगर हमारा इवन है, तो ऐसे केसेस में ग्राफ बेटा हमारा किस तरीके से बनता है सर, कुछ इस तरीके से हमारा बनता है। भैया डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सिर्फ और सिर्फ 0 नहीं लेंगे, और रेंज भी हमारा क्या हो जाएगा, वो रेंज हमारा सिर्फ और सिर्फ y जो है पॉजिटिव ही होगा, y
इज ग्रेटर देन 0। बात समझ आई? तो y हमारा कैसा होगा सर? हमेशा पॉजिटिव होगा। डन है सभी मेरे बच्चों को? हाँ या ना? नेक्स्ट यार सबसे इंटरेस्टिंग अलजेब्रिक फंक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां पर बेटा इसका दो केस हो सकता है, ये आपको रटा होना चाहिए, मैंने ग्राफ के सेशन में भी आपको पढ़ा रखा है, नहीं देख रखा तो यूट्यूब पे जाके देख लेना। तो सबसे पहला काम केस 1, अगर a हमारा पॉजिटिव है भैया, अगर a हमारा पॉजिटिव है तो ग्राफ बनेगा सर अपवर्ड पैराबोला। कैसा बनेगा पुत्र? अपवर्ड पैराबोला। और अपवर्ड पैराबोला कैसे बनता है सर? कुछ इस तरीके से। अपवर्ड पैराबोला की सबसे जो मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू यहां पर क्या होगी? माइनस का d/4a होगी। और सर यहां पर इसकी मैक्स वैल्यू बेटा हमारी क्या हो जाएगी? मैक्स वैल्यू ये हो जाएगी सर हमारी प्लस इनफाइनाइट। तो डोमेन हम क्या लिखेंगे? कोई भी x, लेकिन रेंज हमारा क्या हो जाएगा? सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी बाबू माइनस d/4a, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी सर? प्लस का इनफाइनाइट। बात समझ आई? दूसरा केस, अगर a हमारा नेगेटिव है, इफ a इज नेगेटिव, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा सर? डाउनवर्ड पैराबोला, है ना? डाउनवर्ड पैराबोला, यानी कि सर हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा होगा भैया। यहां पर इसकी जो मैक्स वैल्यू है, मैक्स वैल्यू, तो यहां पर इसकी जो मैक्स वैल्यू है ये हमारी कितनी हो जाएगी? माइनस का d/4a। बात समझ पा रहे हो? और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ये क्या होगी? माइनस इनफाइनाइट। तो अगर हमें इसका डोमेन लिखना है तो डोमेन क्या लिखेंगे? डोमेन तो बेटा ये पैराबोला है, आप कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, लेकिन रेंज में सबसे छोटी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, है ना? y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस d/4a। बात समझ आ गई सभी मेरे बच्चों को? हाँ या ना? जल्दी से एक बार देख लो फटाफट, आई होप सभी को अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं यार, y इज इक्वल टू लीनियर अपॉन लीनियर का बेटा अपन रेंज किस तरीके से निकालते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सीबीएसई में यहां से सवाल यहीं से आते सवाल। तो अगर fx इज इक्वल टू लीनियर अपॉन लीनियर है तो इसका तरीका ये होता है, सबसे पहला काम बेटा आप इसे y मान देते हो, है ना? यानी कि इसे आप बोल दोगे सर y इज इक्वल टू ax प्लस b डिवाइडेड बाई cx प्लस d, है ना? उसके बाद यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे y के टर्म में, यानी कि सर x की वैल्यू आप निकालोगे y के टर्म में। उसके बाद आप डिनोमिनेटर को डज नॉट इज इक्वल टू 0 आप पुट कर दो, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पर एक फंक्शन है x माइनस 5 अपॉन 3x प्लस 8, हमें इसका रेंज निकालना है। तो एज यूजुअल इसके हिसाब से सबसे पहला काम आप इसे y मान दोगे, यानी कि 3x प्लस 8। उसके बाद यहां से x की वैल्यू आप निकालो, 3xy प्लस 8y इज इक्वल टू x माइनस का 5। ध्यान रखना बाबू x की वैल्यू निकालनी है, तो 8y प्लस 5 x माइनस 3xy, तो ये हो गया 8y प्लस 5 1 माइनस का 3y। तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 8y प्लस 5 अपॉन 1 माइनस का 3y। तो डिनोमिनेटर यहां से कैन नॉट बी इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 माइनस 3y कैन नॉट बी इज इक्वल टू 0, यानी कि y जो है कैन नॉट बी इज इक्वल टू 1/3। यानी कि अपन रेंज अपन इसका क्या बोलेंगे? रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? y बिलोंग्स टू रियल नंबर, सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं हो सकता? 1/3 नहीं हो सकता। बात समझ आ गई? तो सिंपली y बिलोंग्स टू रियल नंबर, बस जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है बस आप उस पॉइंट को हटा दोगे। डन है? चलिए बहुत सुंदर, ग्रेट, है ना? नेक्स्ट आते हैं रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर बाउंडेड नहीं है ना? जैसे अगर हमारे पास कोई भी एक पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मैंने तुम्हें अभी अभी बताया था कि पैराबोला अगर अपवर्ड है ना, यानी कि अगर a पॉजिटिव है तो रेंज क्या हो जाएगा? माइनस d/4a से लेके इनफाइनाइट, है ना? तो रेंज हो जाएगा माइनस d/4a से लेके इनफाइनाइट। और अगर पैराबोला बेटा डाउनवर्ड है, मैंने अभी अभी आपको लिखाया था, तो इसकी मैक्स वैल्यू क्या होती है? माइनस का d/4a, और इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? माइनस इनफाइनाइट। तो यानी कि ये बन जाएगा माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस का d/4a।
बात समझ आ गई सभी को, हाँ या ना? आई होप सभी को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं फॉर क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर x हमारा बाउंडेड है, अगर आपको कभी x बाउंडेड दे दे, जैसे मान लो कुछ इस तरीके से दे दे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का रेंज बताओ, x बिलोंग्स टू 2 से लेके 3 के बीच में, कुछ इस तरीके से, मतलब बाउंडेड दे दे, तो ऐसे केसेस में आप हमेशा परफेक्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू आप रेंज फाइंड आउट करोगे, है ना? और उसके बाद सबसे पहला काम आपको x में कंडीशन लगानी है और उसके बाद आपको fx में कंडीशन लगानी है। तो दिस इज द तरीका। जैसे फॉर एग्जांपल देखो आप, सबसे पहला काम इसको हम क्या करेंगे सर, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर 24, यानी कि आ जाएगा सर 1/4, ठीक है ना? तो अब सबसे पहला काम आप यहां पर x में कंडीशन यूज करो। तो x हमारा कहां से कहां तक है, ये सर 2 से लेके 3 के बीच में। तो x माइनस 5/2, हर जगह से 5/2 आप घटा दो, तो 2 में से 5/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। 3 में से 5/2 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आई थिंक प्लस का 1/2 आ जाएगा, है ना? अब इसकी स्क्वायरिंग कर देता है, 5/2 का स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो भैया यहाँ पर ये 0 आ जाएगा और 0 पर ये क्लोज आएगा और ये आ गया सर 1/2, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि माइनस 1/2 से और 1/2 के बीच में 0 भी आएगा, तो 0 का स्क्वायर 0 पर हम यहाँ पे क्लोज लगाएंगे। अब यहां से हर जगह से माइनस 1/4 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस का 1/4 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4। 1/2 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट करोगे अगर, तो ये बचेगा सर 1/4। तो यहां से यही हमारा क्या है, दिस इज द हमारा f ऑफ x, है ना? तो यानी कि यहां से हमारा जो f ऑफ x है ये कहां से कहां लाई कर रहा है, माइनस 1/4 से लेके 1/4 ओपन। तो दिस इज द हमारा करेक्ट आंसर, है ना? आई होप सभी को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक का अपन रेंज किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं बेटा, समझ आ गई बात? चलिए नेक्स्ट आते हैं भैया, रेंज ऑफ a sin x प्लस b cos x। बेटा ये रटा होना चाहिए तुम्हारे को। भैया a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा का जो रेंज है ये होता है बाबू √a² प्लस b², और इसकी मिनिमम वैल्यू होगी माइनस टाइम्स √a² प्लस b², है ना? ये काफी काम का है। जैसे अगर लेट से कभी हमारे पास sin x प्लस cos x लिखा हुआ है तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी 1² प्लस 1², और सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी भैया 1² प्लस 1², यानी कि sin x प्लस cos x ये कहां से कहां लाई करेगा बाबू, माइनस √2 से लेके √2 लाई करेगा, ठीक है? बात समझ आ गई? चलिए बहुत सुंदर, ग्रेट। नेक्स्ट आ जाओ, रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कई बार को आपसे इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा जहां पर ऐसा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा होगा, यानी कि कोई ना कोई न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा मौजूद होगा। तो ऐसे सवालों को अपन किस तरीके से टैकल करेंगे, जिसका रेंज तुम्हें मालूम है, यहां से शुरुआत करो। तो भैया cos x हमारा कहां से कहां लाई करेगा सर, -1 से 1, तो माइनस cos x कहां से कहां लाई करेगा, -1 से 1, तो 2 माइनस cos x हमारा कहां से कहां लाई करेगा, हर जगह पे 2 ऐड कर दो, तो 2 में से घटाएंगे 1, 2 1 3 आ जाएगा। तो 1/2 माइनस cos x कहां से कहां लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा सर 1। बात समझ आ गई? तो हमारा रेंज क्या हो गया, 1/3 से लेके 1 आ गया। तो यानी कि करेक्ट आंसर इज द व्हाट, बी पार्ट शुड बी द राइट आंसर। डन है बेटा? चलिए बहुत सुंदर। अब नेक्स्ट आते हैं यार, यहां पर देखो टाइप ऑफ द फंक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है ना? बट इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको रेंज और डोमेन का गेम समझना पड़ता है, अदरवाइज आप इसको ढंग से नहीं समझ सकते। तो टाइप ऑफ द फंक्शन में देखो मेनली तो 2 टाइप के फंक्शन है, 1 और ऑन टू फंक्शन। भैया 1 फंक्शन का ही नाम है इंजेक्टिव फंक्शन और ऑन टू फंक्शन का नाम है सरजेक्टिव फंक्शन। कोई भी फंक्शन अगर 1 नहीं है तो नॉट 1, कोई भी फंक्शन अगर 1 नहीं है तो वो मेनी 1,
कोई भी फंक्शन अगर ऑन टू नहीं है तो हम इसे क्या बोलेंगे सर, इनटू बोलेंगे। और कोई भी फंक्शन बेटा अगर 1 1 ऑन टू दोनों है, इफ अ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे सर, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। बाई मतलब होता है दो, जेक्टिव मतलब इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों, ठीक है ना। तो इंजेक्टिव और सरजेक्टिव अगर कोई फंक्शन दोनों है तो वैसे फंक्शन को अपन बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं 1 1 फंक्शन हम किसे कहते हैं। 1 1 फंक्शन कहने का मतलब ये है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली वन आउटपुट आए किसी भी इनपुट का, ठीक है ना। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू एसोसिएटेड होना चाहिए या एक आउटपुट आना चाहिए एक इनपुट का, ठीक है, यानी कि मोनोगैमी होना चाहिए है ना। ए बी यहां पर हो गया सर ए बी सी, भैया हर किसी का एक ही रिलेशन होना चाहिए, तो यानी कि दिस इज द 1 1 फंक्शन। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या ये वाला फंक्शन 1 1 फंक्शन है, ए बी सी डी ए बी सी, क्या ये 1 1 फंक्शन है? तो तुम बोलोगे सर ये फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डी खाली बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। बात समझ आया? तो क्या मेन ही वन होगा? ऑब्वियस सी बात नहीं होगा, क्योंकि पहले फंक्शन तो हो, फंक्शन ही नहीं है, ठीक है ना। बहुत सुंदर, ग्रेट। नेक्स्ट जरा एक बार देखो, जैसे यहां पर हमने लिख देता हूं सर ए बी सी 1 2 3 4, ये मुझे बताओ क्या ये 1 1 फंक्शन है? ये 1 1 फंक्शन है। तो तुम बोलोगे सर ये तो फंक्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एक्स पर डबल वाई की वैल्यू है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, है ना। तो 1 1 ऑन टू होने के लिए सबसे पहला काम क्या होना चाहिए सर? फंक्शन होना चाहिए। टेस्टिंग ऑफ द 1 1 फंक्शन मेनली 3 तरीकों से होती है। एक है बेटा एनालिटिकल मेथड, दूसरा है सर ग्राफिकल मेथड, और तीसरा जो हम एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव में पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ द मोनोटोनोसिटी, ठीक है। तो इसमें भैया सबसे पहला एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में हम सिंपली क्या करते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन बेटा हमारे पास दिया गया है, आप इसमें f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 मान लो अपनी साइड से, और अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो आप बोल दो कि सर ये 1 1 फंक्शन हमारा हो जाएगा। और अगर x1 की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाए, यानी कि x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ जाए, तो हम ऐसे केसेस में बोल देंगे कि भैया ये 1 1 फंक्शन हमारा नहीं होगा। तो जनरली ऑब्जेक्टिव सवालों में सीबीएसई में अपन इसी का यूज कर रहे होते हैं। बाई द ग्राफिकल मेथड जरा ध्यान से समझना, इसमें बेटा अपन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग करते हैं। सीबीएसई में 1 नंबर के क्वेश्चंस में बेटा ये पूछा जाता है, जैसे मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके से 2 फंक्शन है ना। एक फंक्शन है सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक फंक्शन हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। भैया अगर हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और ये हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी फंक्शन को एक से ज्यादा जगह पर काटे, तो हम इसे बोलेंगे सर नॉट 1 1। क्या बोलेंगे? नॉट 1 1। या इसे ही बेटा हम मेनी 1 फंक्शन भी बोल सकते हैं। और अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी कर्व को सिर्फ एक ही जगह पर काटती है, तो हम भैया इसे 1 1 फंक्शन बोलेंगे। तो ऐसे फंक्शन को 1 1 बोलेंगे। सीबीएसई में इस पर बेस्ड बेटा काफी क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, तो इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। जैसे यहां पर ये क्वेश्चन पूछ रखा था सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25 में, है ना। एक फंक्शन अपने को दे रखा है यहाँ पे y इज इक्वल द फंक्शन एफ आर से लेके यहाँ पे ये अपने को मैपिंग एक दे रखा है। कह रहा है सर y इज इक्वल टू sec x इज नॉट 1 1 इन इट्स डोमेन। ऑब्वियस सी बात है, sec x हमारा रिपीटेड फंक्शन होता है तो नहीं होगा। और उसका रीजन यहाँ पर दे रखा है कि y इज इक्वल टू जो 2 है, ये लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पर काटती है। तो मैं आपको एक बार y इज इक्वल टू sec x का ग्राफ थोड़ा सा दोबारा एक बार दिखाना चाहता हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। ये y इज इक्वल टू sec x का ग्राफ है। कह रहे सर y इज इक्वल टू 2 लाइन, रीजन ये दे रहा है y इज इक्वल टू 2 लाइन, ऑब्वियस सी बात है यहां से जाएगी। कह रहे कि ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पर काटता है, इस वजह से 1 1 नहीं है। तो सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है ना। यानी कि असर्शन और रीजन हमारा दोनों सही हो गया, और रीजन बेटा हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? असर्शन का। यानी कि करेक्ट आंसर इज द व्हाट? करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट आते सर ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन अपन किसे कहते हैं? देखो ऑन टू फंक्शन सिंपल सी भाषा में रेंज बराबर कोडोमेन होना चाहिए। मतलब आपके पास कोई भी फंक्शन दिया गया है, आप उसका सबसे पहला काम रेंज निकाल लो, और अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाए तो ऑन टू है, और रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं आए तो इन टू है, ठीक है ना।
बात समझ आ गई? तो इसका तरीका क्या है, जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू वाई, तो सबसे पहला काम आप x को देखो और y को देखो, क्योंकि देखो कि आखिरकार डोमेन और कोडोमेन क्या है, देखो जरा उसको, ठीक है। उसके बाद आप रेंज फाइंड आउट करो, ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन ओवर द गिवन डोमेन। उसके बाद आप ये देखो कि क्या रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है या नहीं है। भैया अगर बराबर है तो सर ऑन टू है, और अगर बराबर नहीं है रेंज कोडोमेन के तो हम बोल देंगे कि इनटू है। सिंपल एकदम, ठीक है ना। तो कुल मिला के ऐसे केसेस में हमेशा सवालों में रेंज ही फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सर बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन बेटा अपन किसे कहते हैं, कोई भी फंक्शन अगर 1 1 ऑन टू दोनों है तो बाइजेक्टिव फंक्शन। मैंने आपको पहले ही समझा दिया इसको, ठीक है। तो अब आ जाओ जरा एक बार को देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ एक सवाल है ना। चलिए तो डायरेक्ट इस पर अपन डायरेक्ट मैं इस पे कुछ एक क्वेश्चन अच्छे सवाल ले रहा हूं सीबीएसई के, है ना। चलो तो ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि सर लेट ए r-3 और b जो है अपने को r-1 दिया गया है, f ऑफ a टू b डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू दिस वन। क्या ये 1 1 और ऑन टू है, हमें जस्टिफाई करना है अपने आंसर को, ठीक है ना। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो एक बार को सबसे पहला काम अपनी लैंग्वेज में अपन लिख लेते हैं, f ऑफ a टू b। यहां पर a क्या है भैया, रियल नंबर में से हम 3 को हटा रहे, और b क्या है सर, रियल नंबर में से हम 1 को हटा रहे, और f ऑफ x इज इक्वल टू है x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस का 3। ये हमारे पास दिया गया। सबसे पहला काम इसका 1 1 फंक्शन हम देखते हैं। सबसे पहले 1 1 भैया 1 1 फंक्शन के लिए अपन क्या करेंगे, लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो यहां से बेटा हो जाएगा सर x1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस 3, x2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस 3। तो यार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, ये हो गया सर x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस का 2x1 माइनस 3x2, 3 2 जा 6, ठीक है ना। तो 6 से 6 कैंसिल, ये हो गया बेटा इससे कैंसिल आउट। तो यहां से आप ये देख सकते हो कि सर x1 इज इक्वल टू x2 हमारा आ गया, है ना। x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो यानी कि हम यहां से क्या बोलेंगे, हेंस f इज 1 1 फंक्शन। f इज हमारा 1 1 फंक्शन। अब जरा इसका ऑन टू फंक्शन आप देखो हम कैसे निकालेंगे। ऑन टू फंक्शन यार, ऑन टू के लिए अपन रेंज बराबर कोडोमेन बेटा अपन देखेंगे, है ना। तो सबसे पहला काम इसे हम y मान देते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, है ना। तो आपको तरीका मैंने बता रखा है लीनियर बाई लीनियर का, यानी कि हो जाएगा सर xy माइनस का 3y x माइनस का 2। यहां से बेटा x की वैल्यू y के टर्म में लिखनी है, ध्यान रखना। तो इसको हम इधर लेके आ जाते हैं, यानी कि 2 माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस का xy। तो ये हो गया सर 2 माइनस 3y x1 माइनस y। तो यानी कि सर x की वैल्यू कितनी आई, 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 1 माइनस का y आ गया। तो यार यहां पर हमें देखो x की कंडीशन बेटा बनानी है, तो यहां से x की कंडीशन हमारी कितनी आ जाएगी, ओ सॉरी y की कंडीशन बनानी है। तो सिंस डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इज इक्वल टू 0, यानी कि y कैन नॉट बी इज इक्वल टू 1, तो यहां से रेंज हमारा क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू रियल नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 नहीं होना चाहिए। बात समझ आ गई। तो ये हमने रेंज निकाल लिया। अब आप ये देखो कि क्या इसका कोडोमेन के बराबर है, यही इसका क्या है, कोडोमेन भी है। तो आप ये देख सकते हो। तो यानी कि हम यहां से क्या लिखेंगे, सिंस कोडोमेन भी क्या है, y बिलोंग्स टू रियल नंबर में से 1 हटा देता है। तो ये आप देख सकते हो कि रेंज बराबर क्या हो गया सर, कोडोमेन हो गया। सिंस रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, इस वजह से f(x) इज ऑन टू फंक्शन ऑल्सो, ठीक है ना। तो भैया f(x) हमारा कैसा फंक्शन हो गया सर, ऑन टू फंक्शन
भी हो गया। बात समझ आ गई पुत्र? हाँ या ना? जल्दी से एक बार देख लो फटाफट। आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। तो एफ एक्स हमारा कैसा फंक्शन हो गया सर? ऑन टू फंक्शन भी हो गया। तो यहां पर फाइनल कंक्लूजन क्या लिखेंगे सर? सिंस एफ ऑफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, इस वजह से एफ ऑफ एक्स इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बात समझ आ गई? तो एफ एक्स हमारा 1 1 ऑन टू दोनों है, इस वजह से एफ एक्स हमारा कैसा फंक्शन हो गया सर? बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। डन है बेटा? क्लियर है? चलिए बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 1.2 का क्वेश्चन है। कह रहे सर एफ आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, इनमें से कह रहे कि कौन सा पार्ट है? ठीक है ना। अब यार y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 का भी ग्राफ देखो कुछ इसी तरीके से बनता है, अपवर्ड पैराबोला। मैंने तुम्हें बता रखा है, ये एक नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आराम से ग्राफिकली 1 सेकंड में उड़ा सकते हो। तो यानी कि क्या ये 1 1 है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग 2 जगह पर काटेगा, तो पहली बात तो ये 1 1 नहीं है, ठीक है ना। तो 1 1 होगा क्या सर? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन 2 जगह पर। ऑन टू के लिए रेंज बताओ, तो रेंज क्या होगा सर इसका? 0 टू इनफिनाइट। क्या कोडोमेन इसका यही है? नहीं, डज नॉट इज इक्वल टू कोडोमेन। यानी कि ये कैसा हो गया सर? ये हो गया बाबू मेन इवन। और कैसा हो गया सर? इनटू। तो मेन इवन और इनटू फंक्शन हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो एफ एक्स इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। y इज इक्वल टू एफ आर टू आर में एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, तो दिस इज जस्ट लाइक y इज इक्वल टू mx लाइन। भैया y इज इक्वल टू mx लाइन कैसी लाइन होती है बाबू? पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो कि ओरिजिन से पास होती है ना। तो इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन है रियल नंबर, तो ठीक है 1 1 फंक्शन होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन एक जगह पर काटेगी। ऑन टू होगा क्या? इसका रेंज क्या है बाबू? माइनस इनफिनाइट टू प्लस इनफिनाइट। तो रेंज इसका रियल नंबर, और यही हमारा इसका क्या है सर? कोडोमेन भी है। यानी कि ये 1 1 ऑन टू दोनों है, ठीक है। तो f इज 1 1 एंड ऑन टू शुड बी द करेक्ट आंसर। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एनसीईआरटी, है ना। ध्यान रखना इसको। तो आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना। तो आज एक बार को मैं आपको क्विक समरी दे देता हूं। इसके जो क्वेश्चन है यार अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस में देखेंगे, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है बाबू? रिलेशन होता है कि ए क्रॉस बी का एक सबसेट। रिफ्लेक्सिव रिलेशन अपन किसे बोलते हैं सर? ए बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक अपन किसे बोल लेते हैं? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो सर यहां से बी ए बिलोंग्स टू आर होना जरूरी है। ट्रांजिटिव किसे बोलते हैं? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है तो ऐसे केसेस में सर ए सी बिलोंग्स टू आर होना जरूरी होता है। फंक्शन हम किसे कहते हैं? फंक्शन बेसिकली कभी भी एक एक्स पर डबल वाई की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, है ना। एक एक्स का एक ही इनपुट होना चाहिए। वर्टिकल लाइन टेस्टिंग किसकी टेस्टिंग होती है सर? फंक्शन की। डोमेन एंड रेंज उसके बाद हमने पढ़ा, ठीक है। 1 1 फंक्शन के कितने तरीके टेस्टिंग के? 3। कौन कौन सा? एनालिटिकल मेथड एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग, ठीक है। तीसरा एनालिटिकल मेथड, वो अपन देखेंगे आगे चल के, ठीक है। क्लियर है सभी मेरे बच्चों को? हाँ या ना। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर है। इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बोर्ड में। बस आपको सिंपल सा काम इतना करना है कि एनसीईआरटी कंप्लीट लगानी है और साथ ही साथ बाबू आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। और जितने भी बोर्ड वाले क्वेश्चंस हैं वो आगे आने वाले टाइम पे हम लेके आपके लिए आएंगे। आपको कहीं भी भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आई होप सभी मेरे बच्चों को सेशन समझ आया होगा और पसंद आया होगा। यार देखो, अगर मजा आया हो तो अपना अप्रिसिएशन कमेंट सेक्शन में जरूर देके जाना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के रिगार्डिंग बिल्कुल बेफिक्र रहो। पूरी एनसीईआरटी, सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, सारे पीवाईक्यूज, एक सिंगल पीवाईक्यू नहीं छोड़ने वाला हूं मैं। सारे पीवाईक्यू तुम्हें कराने वाला हूं बोर्ड पेपर के पहले। तो एकदम बिल्कुल बेफिक्र रहो, एकदम चिल माइंड से बस तुम इस वन शॉट के थ्रू अपना रिवीजन कर लो और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे हाथ छोड़ दो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर बेटा।